बस इस स्टोरी को सिर्फ 5 मिनट देख लो, फिर गारंटी है आपको बहुत मजा आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताओ नेक्स्ट मैनवा कौन सी कवर करूं। ये दुनिया मॉन्स्टर्स से भरा हुआ एक अजीब सा हेल बन चुकी है, जहां आम हथियार किसी काम के नहीं। इनसे बचने की उम्मीद सिर्फ उन चंद लोगों पर है जिनके पास सुपर पावर्स हैं। इनमें सबसे ताकतवर हमारा MCK था, मगर वो भी सर्वशक्तिमान नहीं था। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दिया और वो हजारों मॉन्स्टर्स के बीच फंस गया, तो वो मारा गया। खुशकिस्मती से वो अपोकलिप्स शुरू होने से पहले टाइम में वापस चला गया। वो एक बेबी की बॉडी में पैदा हुआ, जहां उसे मॉन्स्टर्स की नॉलेज और अपनी मेन पावर याद थी, जिससे वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर सकता है और उन मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज ले सकता है जिन्हें वो मारता है। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो किसी तरह एक बच्चा बन गया है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एक पैर उसके कमरे में दाखिल हुआ। कैफ फौरन अलर्ट हो गया और अपने क्रिब के कोने में पीछे हट गया। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे कि ये शख्स कौन है और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन से है। लेकिन तभी वो औरत प्यार से नीचे झुकी और उसे आंचन कहकर बुलाया। ऐसा लगता है ये अनजान औरत उसकी माँ है, जो उसे जागता देखकर चेक करने आई थी। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो ठीक है, तो वो वापस खाना पकाने चली गई। के जो अब अचान है, उसने आसपास देखा। सब कुछ शांत और साफ सुथरा था, उस दुनिया से बिल्कुल अलग जिसका वो आदी था। टीवी ऑन है और वो बाहर लोगों की आवाज सुन सकता है। बाहर कोई मॉन्स्टर्स भी नजर नहीं आ रहे। जाहिर है ये अमन का दौर है, और उसका अचानक यहाँ पाया जाना एक बच्चे के रूप में, इसका मतलब है वो री हुआ है। वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहां तबाही नहीं हुई। और सबसे जरूरी बात, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब लंबे अरसे में पहली बार एंगुचन आज़ादी महसूस करेगा। इतना कुछ होने के बावजूद किस्मत के खुदा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ये दिन नई शुरुआत के तौर पर याद रखा जाएगा। वो करीबी कैलेंडर देखता है जिस पर साल 2020 लिखा है, यानी वो ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले जाग गया है। ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो इस बेबी बॉडी के साथ कुछ नहीं कर सकता। वो सहारा लिए बिना खड़ा भी नहीं हो सकता, और उसके छोटे हाथ पैर वजन नहीं उठा सकते। उसका गला भी अजीब लग रहा है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए बुरा है, क्योंकि वक्त कम है। उसके पास नॉर्मल बेबी बनकर रहने का वक्त नहीं है, जब दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही हो। अब जन अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकता है। भरोसा करने के बजाय शायद वो उसे अपने मकसद के लिए पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो किसी ना किसी काम तो आएगी, भले ही वो रिलायबल ना लगे, पर वो अकेली अडल्ट है जहां तक उसकी पहुंच है। वो सोचता है कि क्या वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन शेल्फ से गिरते हुए डिब्बे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। वो अपने हाथों से काम करने में भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बोल में हद से ज्यादा मैदा डाल देती है जबकि वो कुकिंग कर रही होती है। वो खाना पकाने में भी बेकार है, और नाश्ता बनाते हुए वो घर में आग लगाने वाली थी। ये साफ है कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, बावजूद इसके कि आग से उसके बाल जल गए थे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है और उसकी नई लाइफ का फ्यूचर मुश्किल दिख रहा है। डोर बेल बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है ताकि पैकेज रिसीव करे। दरवाजा खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना है ताकि डिलीवरी की पेमेंट करें। जब वो वॉलेट ढूंढने जाती है, अरियान याद करने की कोशिश करता है कि उसने ये लफ्ज़ आखिरी बार कब सुना था। उसे याद आया कि आखिरी बार डिलीवरी वर्कर्स लोगों से मिलने पैकेज लाते थे, और वो वर्कर्स इन्फेक्टेड होते थे, जिससे हालत खराब हो जाते थे। जैसे ही उसे सिचुएशन का एहसास हुआ कि इस पैकेज डिलीवरी का असल मतलब क्या हो सकता है, दरवाज़ा धीरे से खुला और दूसरी तरफ से एक खौफनाक आवाज़ आई जो उसे कह रही थी, बेटी पैकेज ले लो। जब दरवाजा पूरा खुला तो वही हुआ जो अकान ने सोचा था। दूसरी तरफ खड़ा शख्स इन्फेक्टेड था और वो डिलीवरी मॉन्स्टर बन चुका था। अकान डर नहीं सकता, और अपनी बेबी बॉडी के बावजूद उसे खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। उसके पास सिर्फ वो दूध की बोतल और तकिया था जो उसकी माँ ने दिया था। उसने तकिया उठाकर जमीन पर फेंका, तभी मॉन्स्टर ने उसके सर पर हमला कर दिया। इस ताकतवर धमाके ने क्रिब को काट दिया, और एचान ने जल्दी से बोतल पकड़ी और क्रिब से बाहर उसी तकिए पर कूद गया जो उसने पहले फेंका था। ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर वो ब्लास्ट उसे लगता तो वो पक्का मर जाता।
खुशकिस्मती से उसे पिछली जिंदगी से मॉन्स्टर से लड़ने का तजुर्बा है और उस एक्सपीरियंस से वो जानता है कि वो अपने करंट अपोनेंट को नहीं हरा सकता। ये एक एम्पलीफाइड मॉन्स्टर लगता है और उसके सर पर मौजूद टेंटिकल्स और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन एक और चीज वो जानता है कि ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर्स टाइट टर्न्स लेने में बहुत बुरे होते हैं। वो धीरे से अपनी बोतल मॉन्स्टर के नीचे फेंक देता है और जब मॉन्स्टर उसकी तरफ लपका तो वो फिसल गया और उसके सर के ऊपर से होता हुआ खिड़की तोड़कर बाहर गिरा। पहली बार अचानक दर्दनाक जंगों के लिए शुक्रगुजार है जो उसने पिछली जिंदगी में लड़ी थी। जब वो अपनी जीत मना रहा था, उसकी पीठ से एक दुम निकली और खिड़की से मॉन्स्टर के पीछे गई। वो सड़क पर पड़ी लाश तक पहुंची और किसी जिंदा चीज की तरह मॉन्स्टर कोर को खा गई। आशन ने दुम को पकड़ा और देखा कि वो कोर चबा रही है। वो इसे जानता है क्योंकि ये वही एबिलिटी है जो पिछली जिंदगी में उसके पास थी, टेल ऑफ टोड। ये पावरफुल ताकत है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि रीइंकार्नेशन के बाद भी ये उसके पास क्यों है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी 4 साल बाद होनी है और के पिछली जिंदगी में उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो खुशकिस्मत है कि ये एबिलिटी उसे मिल गई। पिछली जिंदगी में उसे ये एबिलिटी एक मॉन्स्टर कोर एब्सॉर्ब करने पर मिली थी जिसके पास कोयोटी टेल थी। एक और अच्छी बात यह है कि जितनी कम उम्र में पावर एक्टिवेट होती है वो उतनी ही स्ट्रांग बनती है। इसे टेस्ट करने के लिए उसने अपने हाथ को तेज ब्लेड में बदला और क्रिप पर मारा, जिससे वो फौरन मुड़ गया। पिछली लाइफ में वो एस क्लास के तौर पर 7 साल की उम्र में जागा था, लेकिन क्योंकि अब ये पावर उसे बचपन में मिल गई है तो वो लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक बनेगा। ये दौलत, शोहरत और खूबसूरत औरतों के लिए उसका टिकट है। ऐसे में उसे इस घर में रहकर बच्चा बनने की जरूरत नहीं। जब वो नई जिंदगी शुरू करने के लिए रेंगते हुए जाने लगा, वो क्रिप जो उसने मोड़ा था वो गिरने लगा और सीधा उसके ऊपर आ रहा था। अच्चन ने हटने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने जवाब दे दिया और वो हिल नहीं सका। मेटल क्रिब आखिरकार टूट गया और साइड में गिरने लगा और आंखें बंद होने से पहले उसने आखिरी चीज देखी कि उसकी माँ भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। जब वो क्रिब गिरा, उसे अपनी पिछली जिंदगी और अपना रूसलेस मालिक याद आता है जिसने उस पर जुल्म किए थे। उस आदमी ने उसे जिंदा रहने के लिए कुत्ते का खाना खिलाया। ये सब ये साबित करने के लिए था कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कुत्ता है। सलचन गुस्से में अपने दांत पीसता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन का कुत्ता कहा गया। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही वो धीरे से उठता है। लगता है मॉन्स्टर को हराने के बाद वो बेहोश हो गया था। वो उठकर देखता है कि उसकी माँ पास बैठी किताब में कुछ लिख रही है। लगता है उसने अजान को बचा लिया, लेकिन सवाल ये है कि वो बेहोश क्यों हुआ था। ऐसा लगता है कि एबिलिटी की पावर उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है। उसने सिर्फ 30 सेकंड्स इस्तेमाल किया और पूरी तरह थककर निढाल हो गया। फिलहाल उसे दोबारा अपनी पावर संभालने के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब वो ये सोच रहा था, उसे अपनी माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस किताब देखता है जो स्टिकी नोट से भरी है। पेज पर लिखा था कि कैसे उसने अपना खजाना खोने से बचा लिया। लगता है वो उसके बारे में बात कर रही है। उसकी पीठ पर एक जख्म का निशान भी है जो शायद उसे बचाते हुए लगा होगा। उसकी पिछली जिंदगी की माँ ने तो मुनाफा के लिए उसे ऑर्गेनाइजेशन को खुशी खुशी बेच दिया होता, लेकिन इस औरत ने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो उसे दिलासा देने के लिए अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो उसका टच महसूस करती है, वो उसे जोर से गले लगा लेती है। लगता है ये औरत उस वाली से अलग है, इसीलिए वो कुछ वक्त उसके साथ रहने का फैसला करता है। लेकिन वक्त बहुत कम है और दुनिया एक हफ्ते से कम वक्त में बदल जाएगी। अगला मॉन्स्टर रास्ते में ही होगा और उसे अपने घर को बचाने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा लड़ने के काबिल होना पड़ेगा। अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर दर्द से कांप रहा है और नीला स्लाइम उसकी आंखों, मुंह और नाक से बह रहा है। नीला स्लाइम फिसलकर ड्रेन पाइप्स में चला जाता है और किसी खास जगह जा रहा है। जब आचान अगले कदम के बारे में सोच रहा था, उसकी माँ लाल कंबल में कुछ लिपटी हुई चीज लाती है। कंबल हटाकर वो उसे पिंजरे में एक कुत्ता दिखाती है। वो पड़ोसी से ये कुत्ता लाई थी ताकि आचान को साथी मिल सके। आचान को पिछली जिंदगी से ये कुत्ता याद है। ये खतरनाक मैटर था और उसने नहीं सोचा था कि वो इस जिंदगी में इसे मिलेगा। ऊपर से ये कुत्ता किसी बच्चे का साथी बनने के लिए बहुत बड़ा। हाय, ताहम ये आचन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसकी माँ भले ही थोड़ी ना समझ हो पर कभी कभी काम आ सकती है। अगर वो कुत्ते को सही ट्रेन करे तो मजबूत साथी बन सकता है और आगे चलकर सवारी के काम भी आ सकता है। बड़ा कुत्ता होना इतना बुरा भी नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर माँ खुश होती है। लगता है उसने सही फैसला किया जिससे बच्चा खुश हुआ। वो उन दोनों को खेलने के लिए छोड़ देती है, जबकि वो घर के काम करने चली जाती है। अचानक कुत्ते को घूरने लगा कि वो इसका क्या करे।
फिलहाल उसे इसे खाना देना होगा। वो किचन से सॉसेज लाकर उसे देता है और खाने का हुक्म देता है। अगर वो खा लेगा तो अचान उसका मास्टर बन जाएगा और ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी। बच्चे की कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश के बावजूद लगता है कुत्ता ये समझने के लिए बहुत सीधा है। जैसे ही कुत्ता सॉसेज उठाने झुका, अचानक उसके सर पर लात मारकर अपनी ताकत दिखाई। हालांकि कुत्ता बच्चे की बात नहीं समझता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। उसने आचन के मुंह पर 2 पंजे मारे, जिससे बच्चा हवा में उड़ गया। फिर वो सुकून से सॉसेज खाने चला गया, लेकिन बच्चा हार नहीं मानने वाला था। एचन जंग के नारे के साथ कुत्ते पर हमला करने कूदा। वो कुत्ते पर लपका और वो दोनों लड़ने लगे, जबकि माँ उनकी हरकतों पर हंस रही थी। लगता है दोनों दोस्त बन गए हैं। खाना बनाते वक्त उसे एहसास हुआ कि आटा खत्म हो गया है। जब वो ढूंढने के लिए नीचे झुकी तो सिंह से नीला स्लाइम मॉन्स्टर निकलकर लड़ते हुए कुत्ते और बच्चे के ऊपर आ गया, और उसका निशाना वो औरत थी जो अभी भी आटा ढूंढ रही थी। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठा और सीधा आचन की माँ की तरफ लपका। कुत्ता फौरन हरकत में आया और मॉन्स्टर को रोकने भागा ताकि वो उसे चोट ना पहुंचा सके। उसने वक्त पर पहुंचकर माँ को सिंक कबर्ड में धक्का दे दिया। शुक्र है कि माँ को कुछ पता नहीं चला। जब उसके पीछे स्लाइम और कुत्ते की लड़ाई हो रही थी, अचानक ये सब बोरियत से देख रहा था। मॉन्स्टर इतना कमजोर है कि कोई मसला नहीं करेगा, लेकिन इससे निपटना मुश्किल होगा। उसका लिक्विड हर हमले को बेकार कर देता है, इसलिए उन्हें इसे हटाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। होगा। उसकी माँ कबर्ड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सरदर्द की फिक्र है और उसे अपने पीछे चल रही कुत्ते और मॉन्स्टर की जंग का कोई आइडिया नहीं। आखिर स्लाइम कुत्ते को लपेटने लगा और अपनी शक्ल बदलने लगा। हालत खराब होने से पहले अचान को जल्दी कुछ करना होगा। उसे पिछली लड़ाइयों से याद है कि स्लाइम मॉन्स्टर सूखने से कमजोर पड़ता है, इसलिए उसे खुश्क करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। फौरन अपनी पाउडर वाले दूध की बोतल दिखाई दी और उसने उसे खोलकर मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। स्लाइम पीछे हटता है और छोटा होने लगता है और पूरे कमरे में उछलने लगता है, क्योंकि दूध की वजह से उसका मॉइस्चर खत्म हो रहा है, जिससे वो घबरा गया है और रिएक्ट कर रहा है। अचानक मौका पाते ही जब वो रुकता है, उसे डस्टबिन के नीचे फंसा देता है। ऐसा लगता है कि मामला साफ हो गया है और कुत्ता और माँ दोनों किचन काउंटर के पीछे से सर निकाल कर देखते हैं। तभी उसकी माँ गलती से उन दोनों पर मैदा गिरा देती है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैदा गिरने की वजह से उसकी माँ भागकर खुद को साफ करने चली जाती है ताकि उनके कपड़े खराब ना हों। इधर अचान मॉन्स्टर पकड़ने की खुशी मना रहा है। स्लाइम को एक कुदरती मॉन्स्टर भगाने वाली चीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है अगर वो स्लाइम का लिक्विड खिड़कियों पर लगा दे तो यह फ्यूचर में आने वाले किसी भी मॉन्स्टर अटैक को रोक सकता है। अचानक डस्टबिन हिलने लगता है और स्लाइम उसके नीचे से कूदकर निकल जाता है। खामोशी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। कुत्ता उसके दूर जाने से पहले आगे आता है और अचन उसे दोबारा पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो फिसलकर निकल जाता है और इस बार डस्टबिन के नीचे फंसने से बच जाता है। जाने से पहले वो उन दोनों को बीच वाली उंगली दिखाता है और खिड़की से फिसलकर बाहर निकल जाता है। स्लाइम खुद उनके घर आया था और हंगामा मचाया और फिर खुद ही जाने की हिम्मत भी की। ये भले ही कमजोर हो, लेकिन ये उन दोनों की पसंद से ज्यादा ही घमंडी है और इस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि वो उसे आसानी से भागने नहीं देंगे। आक्या ने करीबी छत्ता हथियार के तौर पर उठाता है और अपने भरोसेमंद कुत्ते पर सवार हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि वो मॉन्स्टर के दूर निकलने और मजीद मुसीबत खड़ी करने से पहले उसका पीछा करे। वो उसे किसी भी सूरत में भागने नहीं दे सकते, ताकि वो उनके या दूसरों के लिए आगे चलकर मुसीबत न बने। वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्लाइम बिल्डिंग की छत पर बैठा है। वो अपना लिक्विड वहीं से गुजरने वाली एक लड़की के सर पर टपकाता है और वो ठीक उसी वक्त ऊपर देखती है जब वो नीचे कूदकर उसे निगलने की कोशिश कर रहा होता है। अचान और कुत्ता उसे बचाने के लिए भागते हैं, जबकि बच्चा सोचता है कि क्या किया जाए। अगर वो सिर्फ अपनी ताकत इस्तेमाल करे तो वो स्लाइम के खिलाफ ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, लेकिन अगर उन्होंने मॉन्स्टर को उस लड़के को खाने दिया तो वो जगह खून का समंदर बन जाएगी। इस तरह का मंजर अचान अपनी पिछली जिंदगी में बहुत देख चुका है। कुत्ता इतना तेज है कि वो खामोश रह सकता है, जो मॉन्स्टर को भ्रमित करने के लिए काफी है। वो तेजी से लड़की तक पहुंचता है और उसके ऊपर से कूद जाता है, जबकि आचंग छाता खोलकर स्लाइम की बारिश को लड़की पर गिरने से रोक लेता है। स्लाइम रुकता नहीं है और छाते से कूद जाता है। इस बार वो सीधा कुत्ते और बच्चे पर हमला करने का इरादा रखता है,
क्योंकि आचन अपनी ताकतें थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास मॉन्स्टर को फौरन खत्म करने का बस एक ही मौका है। वो अपनी पावर से एक एनहेंस्ड मुक्का मारता है जो मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और उससे फौरन तबाह कर देता है। स्लाइम फट जाता है और इलाके में बारिश की तरह गिरता है, पूरी तरह हार कर, जबकि अचान और कुत्ता इस छोटी सी जंग के बाद फातह बनकर खड़े होते हैं। खुशकिस्मती से वो लड़की के स्लाइम का खाना बनने से पहले वक्त पर पहुंच गया, लेकिन उसने उसे पावर्स इस्तेमाल करते देख लिया और वो दहशतज़दा लग रही थी। बिना एक सेकंड जाया कि ये लड़की पीछे देखे बिना सड़क पर भाग खड़ी होती है। ये समझ में आता है कि जो मंजर उसने देखा उसके बाद वो भाग गई। ज़्यादा मुश्किल बात ये सोचना है कि इस गंदगी को साफ करने में कितना वक्त लगेगा। उसकी दुम उसके डायपर से बाहर निकलती है और सड़क पर फैले हुए स्लाइम को जज्ब करने लगती है। ऐसा लगता है कि दम के पास दूसरे मॉन्स्टर की एबिलिटी एब्सॉर्ब करने की ताकत है। पिछली जिंदगी में के लिए नई एबिलिटी लेने का वाहिद तरीका पिछली वाली को बदलना था। ताहम अब ये दम तेजी से फैले हुए स्लाइम लिक्विड को खा रही है और ताकत को अपना बना रही है। वो अपने हाथ में स्लाइम की बॉल बनाकर ताकत को आजमाता है और वाकई ऐसा लगता है कि दोनों ताकतें साथ साथ मौजूद हैं। पिछली जिंदगी में के ने पूरी कोशिश की थी कि वो कम से कम एबिलिटीज बदले ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसे पकड़ न सके। आखिर में यही उसकी बर्बादी की वजह बना। लेकिन ये बात चेंज नहीं होती कि ये कितना अजीब है कि टेल ऑफ टोड खुद ब खुद इवॉल्व हो गई। ये शायद उसकी उम्र की वजह से हो सकता है। जब कोई इंसान एबिलिटीज डेवलप करना शुरू करता है, उसकी उम्र जितनी कम हो, एबिलिटी की ताकत उतनी ही ज्यादा होती है और इंसान उतनी ही तेजी से उसे अडॉप्ट करता है। के 10 साल की उम्र में एबिलिटीज के लिए काबिल बचा था, लेकिन उससे छोटे सब लोग मर गए थे। ज्यादातर बच्चे मॉन्स्टर टॉक्सिन्स बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक्सपोज होते ही मर जाते हैं। लेकिन अब के अपनी पिछली जिंदगी के किसी भी कैंडिडेट से भी छोटा है, जिसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब वो सोच रहा था कि चीजें कैसे की जाएं, कुत्ता उसे हिफाजत से घर वापस ले आया। वो अपने भरोसेमंद जानवर की पीठ से कूदता है और अपनी नई स्लाइम पावर्स का इस्तेमाल करके इलाके को कवर करता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई मॉन्स्टर अब उसके घर नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो थक गया। नई एबिलिटीज हासिल करने या करंट एबिलिटी को समझने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका स्टैमिना इतना कम है कि वो इन ताकतों के साथ कुछ नहीं कर सकता। ताहम उससे फ्यूचर के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्लाइम बैरियर की वजह से मॉन्स्टर्स अब उन्हें तंग नहीं करेंगे। आचन थककर जमीन पर गिर जाता है और कुत्ता उसकी तरफ खतरनाक नजरों से आता है। लगता है आखिरकार कुत्ते के लिए उस जिल्लत का बदला लेने का वक्त आ गया है। कुत्ता झुकता है और आसन को उसकी शर्ट से पकड़कर उठा लेता है और एक पल के लिए बच्चे को लगता है कि वो अब कुत्ते का खाना बनने वाला है। अपार्टमेंट में उसकी माँ नहाकर बाहर आती है, पूरी तरह साफ होकर। वो लिविंग रूम में जाती है ताकि अपने बेटे को देख सके और उसे जमीन पर कुत्ते के साथ लिपटा हुआ पाती है। देखने में लग सकता है कि वो प्यार से लिपटे हैं, लेकिन अचानक अपने ऊपर कुत्ते के वजन से निकलने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा है। घंटों गुजर जाते हैं और बच्चा अपने फ्लफी कैद खाने से आजाद होकर अपार्टमेंट की हिफाजत के काम पर लग जाता है। वो खिड़कियों, वेंट्स और ड्रेनेज पाइप्स को खास स्लाइम से कवर करने में कामयाब हो जाता है। अब अगर कोई बड़ी मुसीबत घर पर आती भी है तो वो कुछ देर के लिए महफूज रहेंगे। ये सब करते हुए वो डॉम की करंट हालत समझने में कामयाब हो गया। जाहिर है ये एक साथ 4 एबिलिटीज रख सकती है, पिछली जिंदगी के बरक्स जब उसे एक के बदले दूसरी लेनी पड़ती थी। फिलहाल वो कायोटी टेल और अपनी स्लाइम पावर्स दोनों इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ आधे मिनट के लिए। एक बड़ी तबाही की तैयारी के लिए उसे दूसरे काम करने होंगे। अपोक्लिप्स में किसी भी सर्वाइवर को सबसे पहले सप्लाईज की सख्त जरूरत होती है। डिजास्टर के बाद मौत की सबसे बड़ी वजह मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये लॉजिस्टिक्स टूटने की वजह से होने वाली भुखमरी थी, जिसने आखिरकार सप्लाईज के लिए दंगा करा दिया। अगर कोई शुरू में ही सप्लाईज जमा कर ले और लड़ाई से बच जाए तो वो शख्स फॉलोअर्स भी बना सकता है और डिजास्टर के खतरनाक हिस्सों के दौरान लोगों को अपनी तरफ कर सकता है। अचन को जल्द अज जल्द तैयारी करनी होगी, लेकिन एक बच्चे के तौर पर वो क्या कर सकता है इसकी भी एक हद है। सुपरमार्केट्स भरे हुए हैं और आखिरकार जगहें मॉन्स्टर से भर जाएंगी। अगर एक बंदा भी इन्फेक्टेड हुआ तो बीमारी तेजी से फैलेगी और रुकने की कोई उम्मीद नहीं होगी।
अपनी करंट बॉडी के साथ आचन यकीनन अकेले बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी ऐसी जगहें भी ज़्यादा नहीं हैं जहां से वो सप्लाईज ले सके। जब वो फ्यूचर में सप्लाईज हासिल करने के दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था, लिविंग रूम टेबल पर उसकी माँ का फ़ोन बजने लगा। वो चेक करने जाता है कि कौन है और देखता है कि लैंडलॉर्ड की ग्रुप चैट से मैसेजेस आ रहे हैं। खुशकिस्मती से फ़ोन लॉक नहीं है, इसलिए वो आसानी से खोलकर देख सकता है कि क्या हो रहा है। ग्रुप चैट में लोग एक अजीब वायरस के बारे में बात कर रहे हैं जो फैल रहा है और कैसे वायरस से इन्फेक्टेड लोग मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। ये साफ है कि वो अभी आने वाली तबाही की शिद्दत को नहीं जानते और अचानक उन्हें थोड़ा आगाह करने में खुश है। वो चुपके से एक अकाउंट बनाता है और रूम में दाखिल होता है, लोगों को बताता है कि कैसे एक बड़ी तबाही आ रही है और उन्हें सब कुछ तबाह होने से पहले अपना सामान ले लेना चाहिए। अगरचे वो उन्हें ध्यान से हिदायत देकर मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर यह साफ है कि कोई उसका यकीन नहीं कर रहा। ये हकीकत कि उसके पास अभी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है क्योंकि उसने अभी अकाउंट बनाया है, उसकी बात मनवाने में मदद नहीं करती। एक बच्चे के तौर पर वो कुछ नहीं कर सकता और ऑनलाइन फोरम्स भी ज़्यादा मददगार नहीं है। इस रफ्तार से ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही ये सब मर जाएंगे। अचानक फ़ोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो तजस्सुस में रिक्वेस्ट कबूल करता है और दूसरी तरफ वाला शख्स सीधा मुद्दे पर आता है और उसे कहता है कि अगर वो वाकई सप्लाईज ढूंढ रहा है तो वो उसके साथ डील करना चाहते हैं। उस शख्स का यूज़र नेम हॉट है और बच्चे को ये जाना पहचाना लगता है। ये उसी औरत का नाम था जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, जिसका नाम भी हॉट था। उसका अंदाज़ा सही निकला और स्क्रीन की दूसरी तरफ वाला शख्स वाकई वही हॉट है जिसके बारे में वो सोच रहा है। वो कंप्यूटर्स और गैजेट्स से भरे कमरे में चेयर पर रिलैक्स होकर उसे मैसेज कर रही है। लगता है उसके लिए चीज़ें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। ये साफ है कि वो जिससे बात कर रही है वो बहुत मोहताज शख्स है। ताहम कोई भी डील करने से पहले वो उसका प्लान सुनना चाहते हैं। उनसे बात करना पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका है और उन्होंने मुश्किल से ही एक दूसरे से बात की है, इसलिए वो सीधा बात करने और उसे ऑफर देने का फैसला करती है ताकि डील पक्की हो सके। वो उसे हर तरह की सप्लाईज देने की पेशकश करती है, चाहे वो खाना हो, पानी, आर्मर या जो भी उन्हें चाहिए हो। वाहिद चीज़ जिसकी वो कीमत लगाएगी वो है कोई भी मालूमात जो उसे चाहिए। उसकी कीमत 100 मिलियन येन है, लेकिन हवाट के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक मसला है। इसलिए वो उसे ऑफर करती है कि वो उसे वो इन्फॉर्मेशन देगी जो उसे चाहिए अगर वो उसे जमा की गई सप्लाईज का 20% हिस्सा दे। उसकी आवाज़ का लहजा और 100 मिलियन येन की शुरुआती कीमत किसी स्कूल के बच्चे के लिए मुनसिफ लगती है। मंतिकी तौर पर देखने से ऐसा नहीं हो सकता कि ये शख्स वही हॉट ना हो जिसे वो याद करता है। वो उससे बात जारी के रखता है और सीधा पूछता है कि वो इसकी किसी भी बात पर भरोसा क्यों करे। इसके ऊपर वो ये भी पूछता है कि उसे इन नेगोशिएशंस के लिए हाँ क्यों करनी चाहिए। हॉट उससे पूछती है कि क्या वो साथी के बजाय दुश्मन बनने की उम्मीद कर रहा है। वो चाहेगी कि वो लड़ने या शक करने के बजाय मिलजुल कर रहें। बच्चा राजी हो जाता है और पूछता है कि सप्लाईज उठाने की जगह कहाँ है। वो उसे बताती है कि उसने ये मालूमात अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मेल बॉक्स में रखी है जहां वो रहता है। ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी नहीं है, जिसका मतलब है हॉन्ट अभी उसकी एग्जीक्यूटिव नहीं है, और इसके बावजूद वो अब भी एक खतरनाक औरत है जो अपने फायदे के लिए लोगों को मालूमात से खिलौना बनाती है। जब वो अपने टारगेट पर नज़र जमा लेती है, वो उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट करने के लिए हर तरीका अपनाती है। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती करना चाहेगी जिससे उसने बस अभी बात शुरू की हो। वो बस मालूमात को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके उसे जाल में फंसाना चाहती है। ताहम इस बार आखिर उसकी चालों से वाकिफ हैं और वही खेल बदलेगा वो नहीं। वो पहले आराम करता है और 2 घंटे सोता है। जब वो जागता है तो उसकी खर्चशुदा ताकत पूरी तरह बहाल हो चुकी है और वो ज़रूरी मालूमात लेने के लिए तैयार है। एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरास हैं और वो आसानी से अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपना ध्यान सीढ़ियों की तरफ लगाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, उसे एहसास होता है कि उसके प्लान में एक मसला है। वो अभी भी एक बच्चा है और सीढ़ियाँ उसकी करंट बॉडी के साथ चढ़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे में उसे अपने फ्लफी साथी पर भरोसा करना होगा। वो काउच पर सोते हुए कुत्ते की तरफ मुड़ता है, ये जानते हुए कि वो कुत्ता उस मेल बॉक्स तक पहुंचने की वाशिद उम्मीद है। अकाजन कुत्ते की दुम पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है ताकि वो जाग जाए, लेकिन कुत्ता खुश नहीं होता। वो अपनी दुम से अकाजन को मारता है, जिसे छोटा बच्चा लाल गाल लिए उड़ता हुआ दूर जा गिरता है
और अकाजन सोच रहा था कि उसने जानवर को तामी कर लिया है। लगता है अभी भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आचन किचन काउंटर पर कुछ ऐसा देखता है जो उसके काम आ सकता है। ये ट्रीट्स का डब्बा है जिसे वो कुत्ते को लालच देकर राजी कर लेगा। वो अपने हाथ में कुछ ट्रीट्स लेकर उसकी नाक के पास लाता है। पल भर में कुत्ता खड़ा हो जाता है और फौरन डील मान लेता है। जाहिरी तौर पर सख्त दिखने के बावजूद इस जानवर को मनाना काफी आसान निकला। सवारी मिलने के बाद अगला मरहला है उस जगह पहुंचना जहां होटल ने मालूमात चोरी थी, इससे पहले कि उसकी मां जाग जाए। वो कुत्ते पर सवार होकर अपार्टमेंट बिल्डिंग से गुजरता हुआ आखिरकार मेल बॉक्स तक पहुंच जाता है। उनमें से एक के अंदर से गुलाबी खत बाहर निकला हुआ है। जाहिर है यही उसका टारगेट है, लेकिन वहां एरिया को मॉनिटर करने के लिए एक कैमरा भी लगा है। हॉटन उस फुटेज को इस्तेमाल करके आक्चन की पहचान कंफर्म करना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मालूमात फौरन बिक जाएंगी और वो अपना फायदा खो देगा। हॉट उन लोगों से नहीं उलझती जिन्हें वो जानती ना हो, इसलिए अचान को हर हाल में अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। ऐसे में उसे बस उस औरत को धोखा देना है। बच्चा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। पतली लाल लहरें कमरे में फैलाकर आसपास की चीजों का जायजा लेता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरे के अलावा उसे 3 और खुफिया कैमरेज मिलते हैं जो शायद उसी ने लगाए हैं। ये साफ है कि वो बुरी तरह से उसकी शनाख्त जाहिर करना चाहती है। हॉट अपने कंप्यूटर मुंह में हंसती है और बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इस बार कौन बेवकूफ उसके जाल में फंसेगा। कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ निकाला और अपने फ्लफी साथी का सहारा लेकर चुपचाप खत पढ़ लिया। वो मेल बॉक्स से फ्लायर निकालता है और बिना नजर आए वहां से भाग जाता है। ये कागज उसे इलाके के सुपरमार्केट में लगने वाली क्लियरेंस सेल का बताता है और यकीनन उसे वहीं जाना चाहिए। जब वो इसे पढ़ रहा था, हॉट घबराहट में उसके फोन पर लगातार मैसेजेस करती है, ये पूछने के लिए कि आखिर वो है कौन। वो वापस ताना मारता है कि अगर वो उसे $100 मिलियन येन देगी तभी वो अपनी पहचान बताएगा। इस बात से हॉट और भी गुस्से में आ जाती है कि ये जो कोई भी है इसे हल्का ले रहा है और वो चाहती है कि वो पछताए। वो नाली में छुपे स्पाइडर सर्वेलेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और पूरी बिल्डिंग स्कैन करने का हुक्म देती है। ये मकड़ी जैसी मशीन कैमरे से लैस है और साथ ही डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और हर तरह के टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक शॉक को बर्दाश्त कर सकती है। ये स्पाइडर अचान और कुत्ते की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसे सीढ़ियां उतरते हुए नरम चप्पलों के जोड़े ने फौरन कुचल दिया। इसे तबाह करने वाली खुद आचन की मां है जो उन्हें ढूंढने नीचे आई थीं। हॉट अपने 30 मिलियन के रोबोट के टूटने पर चीखती है, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा लगता है कि ऑडियो अभी भी काम कर रहा है। उसे दूसरी तरफ एक औरत की आवाज सुनाई देती है और फिर एहसास होता है कि कॉल फंक्शन भी चल रहा है, जिसका मतलब है कि वो भी उसे सुन सकते हैं। वो माइक उठाकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स को धमकाने की कोशिश करती है और खबरदार करती है कि सिर्फ मकड़ी को कुचलने का मतलब ये नहीं कि वो जीत गए हैं। अब जबकि उसने उनकी आवाज सुन ली है, वो इंटरनेट पर उनके सारे मैसेजेस और उनका काला माजी फाश कर देगी। वो उन्हें ताना मारती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बजाय वो किसी और से बात कर रहे हैं कि उन्होंने हल्के कपड़े पहने हैं और उन्हें सर्दी लग सकती है। तभी हॉट को एहसास होता है कि सामने वाला शख्स उसकी बात नहीं सुन सकता और वो पूरे वक्त खुद से ही बातें कर रही थी। इसके अलावा थोड़ी रिसर्च के बाद अपने इतने कनेक्शन होने के बावजूद वो ये पता लगाने में नाकाम रहती है कि दूसरी तरफ कौन है। वो जो भी है पूरी तरह छुपा हुआ है। इस दौरान अक्चन को अपनी मां की गोद में अपार्टमेंट तक की मुफ्त सवारी मिलती है। वो अकेले बाहर निकलने पर उसे डांट रही हैं और बता रही हैं कि ये कितना खतरनाक है। उधर वो मैकेनिकल मकड़ी फर्श पर कुचली हुई पड़ी है और सिर्फ 4% काम कर सकती है। होट आखिरकार एचन से दोबारा राब्ता करती है और बच्चे को बताती है कि वो सप्लाईज के साथ साथ मालूमात भी मुफ्त में देगी। ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है और जितनी मुसीबत उसने खड़ी की थी उसके मुकाबले में उसका इतनी आसानी से हार मानना मायूसकुन है। जब वो वापस आते हैं, एचन हैरान कुन तौर पर अपार्टमेंट से भागने की सजा से बच जाता है। उसकी माँ को लगता है कि कुत्ते ने दरवाजा खुद खोला था और बच्चा नींद की हालत में उसके पीछे रेंगता हुआ निकल गया। इस वजह से वो अब कुछ अरसे तक कुत्ते को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे बांध दिया गया है। हॉट के मुताबिक जल्द ही एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट खुलने वाला है, जिसका मतलब है कि वो उन्हें दूसरों से चुराई हुई इन्वेंट्री से सामान देगी। हॉट का इतनी खुशी से ऐसा करना सब कुछ होने के बावजूद काफी जेनरस लगता है। अगर उसे सामान जमा करना है तो ये काम देर करने के बजाय जल्दी करना होगा, लेकिन पहले उसे सुपरमार्केट तक पहुंचने का रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने टेबल पर फ्लायर रखा था ताकि माँ देख ले, लेकिन उन्होंने गौर भी नहीं किया।
ऐसा कोई तरीका नहीं कि वो सीधा उन्हें दुनिया खत्म होने के बारे में बता सके, लेकिन कुछ तो करना होगा। जब वो सोच रहा था, उसने माँ को बोलते सुना कि सिर्फ 5 दिन का दूध बचा है। ये एक बेहतरीन मौका है और वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो टेबल पर रखा दूध का कप गिरा देता है और फिर नींद में होने का दिखावा करता है। जब वो शोर सुनकर आती है, जब वो दूध साफ करने लगती हैं, तो आखिरकार उन्हें सुपरमार्केट का फ्लायर मिल जाता है। वो उसे उठाती हैं और वहां जाने का सोचने लगती हैं। यानी सब कुछ एचन के प्लान के मुताबिक हुआ। वेयर हाउस जाने का दिन आ गया और माँ बच्चे को पिंक कपड़े पहनाती है, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं। जब वो दोनों बाहर हैं, कुत्ता घर पर ढेर सारे खाने के साथ हैं। वो सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। वो बताता है कि एक छूत की बीमारी फैली हुई है, इसलिए लोगों को घूमने से मना किया गया है। माँ उसे बताने की कोशिश करती हैं कि उन्हें बस बच्चे के लिए पाउडर वाला दूध खरीदना है, लेकिन गार्ड उनकी कोई बात नहीं सुनता। वो एक सरकारी मुलाजिम है और एचन जानता है कि हुकूमत जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें इन बातों की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। गार्ड बस इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे हुक्म मिला है और वो कहता है कि उन्हें घर जाना चाहिए। बात करते हुए उसे एहसास नहीं होता कि मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा है, जब तक कि वो अपना हाथ आदमी के सर पर नहीं रखता। एक ही पल में मॉन्स्टर अपना हाथ दबाता है और उसका सर खूनी गुब्बारे की तरह फट जाता है। फिर वो अपनी नजरें इन निहत्ते माँ बेटे पर जमाता है। ये मॉन्स्टर उन सब से बहुत बड़ा है जिनका मुकाबला आचन ने अब तक किया। ये एक ताकतवर फैलने वाली किस्म है, इसलिए इसका कोई खास कमजोर पॉइंट भी नहीं है। वो अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसने पावर्स इस्तेमाल ना की तो वो और उसकी मां दोनों यहाँ मारे जाएंगे। जाया करने के लिए वक्त नहीं है। वो एक्शन लेने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे स्ट्रोलर से निकाला और भागने की कोशिश की। अचन जानता है कि भागना बेफायदा है, क्योंकि ये मखलूक बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इंसान से बहुत तेज है और उसकी माँ के पास पैदल बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही मॉन्स्टर उनके करीब आता है, आचान दीवार पर लगा फायर एक्सटिंग्विशर का बॉक्स देखता है। फिर वो अपनी पावर से बॉक्स तोड़ देता है। वो फटता है और पूरा इलाका गैस से भर जाता है। अचानक बने इस बादल का फायदा उठाकर वो माँ की बाहों से निकलता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे वो उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराता है। उसके पास 30 सेकंड्स हैं जब तक कि धूल बैठ जाए और वो इस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दे। इन 30 सेकंड्स में उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई खत्म करनी होगी, इससे पहले कि माँ को कुछ पता चले। मॉन्स्टर के अचानक हमले की वजह से वो बेहोश हो गई हैं, इसलिए उसे यकीनी बनाना है कि उनके जागने से पहले वो सब संभाल लें। खुशकिस्मती से वो पिछले झटके से बेहोश है, लेकिन वक्त नहीं है। इस किस्म के मॉन्स्टर का कोर सर में होता है। अगर वो सर पर मारने में कामयाब हो गया तो ये यकीनन एक वार में मर जाएगा। ताहम मॉन्स्टर अभी भी सही सलामत है, उस वार के बाद भी जो उसने पहले किया था। अचान को यकीनी बनाना होगा कि वो इस दरिंदे को एक हमले में खत्म कर दे, इससे पहले कि वो दोबारा उठे और उसे या उसकी मां को चोट पहुंचाए। वो बाकी वक्तों की तरह कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बार उसे अपनी ताकत से सामने रहकर लड़ना होगा। शुक्र है कि वो इस बार कम से कम खड़ा हो सकता है और उसे रेंगना नहीं पड़ेगा। मॉन्स्टर पहल करते हुए बच्चे की तरफ कूदता है, लेकिन एचन उसके पकड़ने से पहले हट जाता है। फिर वो अपनी एबिलिटी के पतले धागों से मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर को मार तो नहीं सका, लेकिन उस भारी हमले के बाद उसका खून निकलने में कामयाब रहा। हालात अभी अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अचान को यकीन है कि जीत उसी की होगी। वो मॉन्स्टर पर दोबारा हमला करने भागता है। इस बार उसे भरोसा है कि वो इसका मुकाबला कर सकता है। अपने छोटे जिस्म की बदौलत वो आसानी से उसके ज्यादातर हमलों से बच जाता है और अपनी टोड एबिलिटी की रस्सी का इस्तेमाल करके उसके गिर्द घूमकर उसे जकड़ लेता है। फिर जमीन पर आते ही वो रस्सी खींचता है और फौरन उसे काट देता है। लगता है कि वो हावी है, लेकिन उसे हराने के लिए अभी भी मॉन्स्टर के सर पर वार करना जरूरी है। खुशकिस्मती से इतने बड़े जिस्म के साथ एक तेज रफ्तार बच्चे को निशाना बनाना मुश्किल है। तेज चलने की मजबूरी की वजह से वो अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मॉन्स्टर के लिए ये ऐसा है जैसे चूहे का पीछा करना। आखिरकार एचैन अपनी रफ्तार और अक्लमंदी से उसे थका देता है, यहां तक कि वो मुश्किल से हिल पाता है। ये सब हम उस तजुर्बे की वजह से है जो उसने अपनी पुरानी जिंदगी की लड़ाइयों से हासिल किया था। बच्चे के लगातार हमलों की वजह से मॉन्स्टर की ताकत काफी कम हो गई है और बस एक बार उसे गिराने के लिए काफी होना चाहिए। वो ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकता।
अगरचा मॉन्स्टर लगातार हमलों से कमजोर हो चुका है, वो अपनी बची कुची ताकत जमा करके अपनी पीठ से कांटा निकालता है और उसे पूरी ताकत से बच्चे पर फेंकता है। अचन हमले से बचने के लिए हटता है, लेकिन फिर भी वो उसके माथे पर गहरा जख्म लगाने में कामयाब हो जाता है। वो कूदकर दूर चला जाता है ताकि मॉन्स्टर के दूसरा हमला करने से पहले फासला बना सके। अगर वो ऐसे हमले करता रहा तो बच्चे के पास उसे खत्म करने के लिए करीब जाने का कोई मौका नहीं होगा। फिलहाल उसे कोई दूसरी हिकमत अमली सोचनी होगी, जैसे कि अचानक हमला या उसका ध्यान बटाने का कोई रास्ता। वक्त भी नहीं बचा है और वो जल्द ही अपनी ताकत के पूरे इस्तेमाल के बाद होने वाली थकावट महसूस करेगा। अभी के लिए उसे शायद भागना पड़ेगा और अपनी माँ को दूर ले जाना होगा इससे पहले कि उन्हें चोट लग जाए। जब वो अभी सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, उसने देखा कि उसकी माँ ग्राउंड फ्लोर पर परेशानी से इधर उधर देख रही हैं। लगता है वक्त उसकी उम्मीद से पहले खत्म हो गया। वो जाग चुकी हैं और बेताबी से उसे ढूंढ रही हैं। ढूंढते हुए वो अचानक मॉन्स्टर के सामने आ जाती हैं और सदमे में उसे ऊपर देखती हैं। भागने के बजाय वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगती हैं और एचन उन्हें भागने के लिए जोर से चिल्लाता है, दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो अकेले मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन हीरो की माँ होने के नाते उसके पास भी अपने कुछ तरीके हैं। वो जेब से स्टन गन निकालकर मॉन्स्टर पर फायर करती है। उसे तेज बिजली का झटका लगता है जिससे वो जम जाता है। ये तरीका शायद अजीब हो, लेकिन ये वही डायवर्जन है जो बच्चे को चाहिए था। आज उन बिल्डिंग से नीचे सड़कों की तरफ छलांग लगाता है। ठीक तभी मॉन्स्टर संभलता है और माँ पर वार करके उन्हें पीछे फेंक देता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती हैं, खुशकिस्मती से उनका रुख मॉन्स्टर की तरफ नहीं होता। अचानक आसमान से नीचे आता है और एक भारी हमला करता है ताकि इस कचरे को हमेशा के लिए साफ कर सके। मॉन्स्टर ठीक उसी वक्त ऊपर देखता है जब एक बच्चा अपने पैर में बहुत सारी एनर्जी जमा करके तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा होता है। हमला सीधा मॉन्स्टर के सर पर लगता है, उसे फौरन तोड़ देता है और मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। उसकी माँ अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और बच्चा उनकी हालत देखने उनके पास जाता है। हालांकि वो अभी उन्हें इतना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वो उसे बचाने की कोशिश ना करती तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाता। वो खतरे के बावजूद न सिर्फ उसे बचाने आई बल्कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी। उन्हें अपने काम का बनाने के लिए अभी काफी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन लगता है कि वो कम से कम उन पर भरोसा कर सकता है। जैसे ही वो ये सोचता है, उसकी पावर के आफ्टर इफेक्ट शुरू हो जाते हैं और वो वहीं उनके पास गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो काफी देर बाद जगता है तो उसके सर पर पट्टी बंधी होती है और एक अजीब लाल आंखों वाला आदमी उसका डायपर बदल रहा है। अयान उस अजनबी को नहीं पहचानता और अपने दिफा में वो उस आदमी पर उम्मीद देता है ताकि उसे डराकर भगा सके। उसकी माँ जल्दी से माफी मांगने आती हैं इस उम्मीद में कि आदमी बुरा ना मान जाए। वो अपने चेहरे से पेशाब साफ करता है, ये मानते हुए कि उसने बच्चे को डरा दिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। फिर वो पूछता है कि क्या वो कुत्ते के साथ घुल मिल गई है और लगता है कि माँ आदमी को जानती हैं। वो शख्स शायद कुत्ते का पुराना मालिक है और वो कुत्ते का ख्याल रखने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। आचन को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि उसकी माँ ने पक्का उस मॉन्स्टर को देख लिया था जिसने हमला किया, पर वो ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो नोट करता है कि उसके बाल गीले हैं। इसका मतलब है जब वो सो रहा था तो वो चुपके से रो रही थी। आदमी उन्हें बताता है कि वो सप्लाईज जमा करने जा रहे हैं और उन्हें साथ चलने की दावत देता है। इससे उसे अचानक मुतवज्जो होता है कि सप्लाईज जमा करना और दूसरे लोगों की मदद से उन्हें निकालना बुरा फैसला नहीं है। इससे पहले कि वो उनके साथ जाए, उसे उस मॉन्स्टर का क्रिस्टल कोड निकालना है जिसे उसने हराया था। वो स्ट्रोलर से कूदता है और मॉन्स्टर की लाश की तरफ भागता है। जैसे ही वो अपनी टोट टेल से उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे फौरन मॉन्स्टर की ताकत मिल जाती है। इस बार ये हार्डनिंग स्किल लगती है और ये पहले ही उसके खून में शामिल हो चुकी है। ये बुरी स्किल नहीं है और अब वो अपनी दुम को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वापस स्ट्रोलर में जाने से पहले वो उस अजनबी आदमी को फोन पर बात करते हुए देखता है। वो किसी से बात कर रहा है और ऐसा लगता है वो कह रहा है कि माँ और बच्चा दोनों उनके लिए बोझ हैं। वो ये भी बताता है कि वो उन दोनों को साथ इसलिए ला रहा है ताकि इमरजेंसी में उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और वो थोड़ा बहुत काम आ सकें। ये बंदा पक्का पागल है। साफ है कि उसके इरादे खराब हैं। वो फोन पर दूसरी तरफ वाले शख्स को दूसरी गाड़ी लेने और मजीद सप्लाईज उठाने का कहता है। जब अचानक बात सुन रहा था, गलती से वो उस ट्रक से टकरा गया जिसके पीछे वो छुपा था।
और आदमी तेजी से मुड़ा ताकि बात सुनने वाले पर हमला कर सके। आदमी उसके पास आता है, लेकिन वो किसी खतरनाक शख्स की उम्मीद कर रहा था और बदले में उसे छोटा बच्चा दिखता है, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है। आदमी अचानक सर पर हाथ फेरता है, पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचा। फिर वो फोन पर वापस कहता है कि बच्चे ने उनकी बात सुन ली, लेकिन उससे परवाह नहीं क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है। ऊपर से अचानक सिर्फ बच्चा है तो उसे मारने में कोई मसला नहीं होगा। बच्चा घबराहट में अपना सर झुका लेता है क्योंकि ये आदमी पूरा सनकी है। वो सब गाड़ी में बैठते हैं और माँ उसे पीछे चाइल्ड सेफ्टी सीट में बिठा देती है। फिर वो उस आदमी और 3 दूसरे लोगों के साथ निकलने की तैयारी करते हैं। अचानक पागल आदमी पर ड्राइवर के तौर पर भरोसा नहीं करता, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कम से कम अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता तो वो उस पागल को पल भर में कुचल देता और साबित करता कि ताकतवर कौन है। गाड़ी में बाकी लोग जान पहचान करते हैं और उसकी माँ सबको स्नैक्स ऑफर करके बात शुरू करने की कोशिश करती हैं। ये बहुत अजीब है कि ये लोग इतना कुछ होने के बावजूद इतने पुरसुकून हैं। अचानक सोचने लगता है कि क्या उन्होंने मॉन्स्टर्स की फुटेज देखी भी है या नहीं, और कोई इस वक्त बाहर क्यों निकलेगा। आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और कंपाउंड में खड़े शख्स को हाथ हिलाता है। जैसे ही वो निकलते हैं, अचियान को एहसास होता है कि उनकी लाइल में शायद एक तरह का सेल्फ डिफेंस है। आखिरकार अगर लोग मॉन्स्टर्स या लाशें देख भी लें, इसका हमेशा ये मतलब नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है। वो सिर्फ नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर सकते हैं और अपना दर्द छुपा सकते हैं। जब वो शहर में ड्राइव करते हैं, मिस लिंग सैंडविचेस का डब्बा निकालकर सबके साथ शेयर करती हैं। गाड़ी में सब लोग उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के रहने वाले हैं जहां आचान और उसकी मां रुके हैं। वहां उसकी मां लिंग येंग यू जो रूम 502 की रिहायशी हैं, फिर डेनू रूम 103 से, और आखिर में रियू का सेन रूम 104 से है। उसकी मां बाकी लोगों को स्नैक्स देती रहती हैं। जब वो सुपरमार्केट जा रहे होते हैं, रियू का सेन मां से पूछता है कि वो अकेले बच्चे को कैसे पाल रही हैं, जबकि ये कितना मुश्किल है। हाय, आखिर वो जवान और खूबसूरत हैं और ऐसा लगता भी नहीं कि वो काम करते हैं। बच्चे के साथ बाहर निकलना भी खतरनाक है। माँ ने पहले उसे घर छोड़ने का सोचा था, लेकिन उन्होंने देखा है कि जब भी अचन अकेला होता है वो पागलों वाली हरकतें करता है। उन्हें बहुत सोचने के बाद उसे साथ लाना पड़ा। अचन अपने दिल में माँ को चुप होने का कहता है जब वो आहें भरती हैं और उन हंगामों को सोचती हैं जो पिछले चंद दिनों में उनके बच्चे की वजह से हुए। सामने बैठे लोगों में से एक रूम 504 का चिन मनोरू है। ड्राइवर कहता है कि लिंग लड़ाई में काम की है, खास तौर पर जब उसने टेजर गन से बड़े मॉन्स्टर को गिराया था। वो कुत्ते को भी अपने पीछे आने वाले ट्रक में लाए हैं ताकि अगर कुछ हो तो उनके पास एक्स्ट्रा ताकत हो। आजैन की माँ को याद नहीं कि क्या हुआ था और उन्हें नहीं पता कि इस सारा काम उनके बच्चे ने किया था। जब वो शहर से गुजर रहे थे, ड्राइवर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहां और भी मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन जगह हैरानकुन हद तक खाली है। अचानक वो किसी को सड़क पे भागते हुए देखता है जो साफ तौर पर मदद ढूंढ रही है। जब वो छुपने के लिए भाग रही थी, करीबी बिल्डिंग की दीवार फटी और एक हाथ उसकी तरफ लपका। फिर उस पर अचानक कई मॉन्स्टर्स ने एक साथ हमला कर दिया। ड्राइवर उन्हें पकड़कर बैठने को कहता है और मॉन्स्टर्स और लड़की से टक्कर बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है। कार और ट्रक मॉन्स्टर्स की भीड़ से बचने के लिए ड्रिफ्ट करते हैं और वो हिफाजत से निकल जाते हैं। कुत्ता पिछली सीट पर जोर से भौंकता है जब मॉन्स्टर्स लड़की को घेरकर जमीन पर गिरा लेते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है जब मॉन्स्टर्स उसके ऊपर चढ़कर हमला करते हैं। आज का दिन वाकई बहुत हंगामा खेज रहा है जब से ऐचान और उसकी माँ घर से निकले हैं। वो मॉन्स्टर्स से घिरे हुए हैं और ऐचान हालात का जायजा लेता है। कार को घेरने वाले कीड़े जैसे सर वाले मॉन्स्टर्स की गर्दनों पर काटने के निशान है। इन सब मॉन्स्टर्स का हैंडलर जरूर कोई साइबोर्ग होगा। पैरासाइट हैंडलर्स पैरासाइटिक टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं और इनमें इंसानों को साइबॉर्ग्स में बदलने की सलाहियत होती है। इनकी ताकत अकेले में ज्यादा नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में बात अलग है, और जब तक हैंडलर घूमेगा साइबॉर्ग मॉन्स्टर्स बढ़ते रहेंगे। बेहतरीन काम यही है कि फौरन भागने का रास्ता ढूंढा जाए। बाकी कीड़े वाले मॉन्स्टर्स जो उस बेचारी लड़की पर नहीं, वो कार के अंदर वालों पर हमला करने आ रहे हैं। वो ड्राइवर के हिसाब से बहुत करीब आ चुके हैं और चंद सेकंड्स में एक मॉन्स्टर विंडशील्ड तोड़कर अंदर आ जाता है। अचन इधर उधर देखता है और जानता है कि उन सब का बचना मुमकिन है, लेकिन उसे उन्हें जल्दी भगाना होगा इससे पहले कि वो संभाले ना जा सके। बदकिस्मती से वो अपनी पावर सिर्फ 30 सेकंड्स इस्तेमाल कर सकता है और अगर उसने सारी यहाँ जाया कर दी तो सब खत्म हो जाएगा।
वो गाड़ी में देखता है कि क्या कोई पैसेंजर लड़ने के काबिल है। रियो कार से बाहर उस लड़की को देखती है जो पिटती और खाई जा रही है। वो चीख कर दूसरों को वक्त जाया ना करने और उसे बचाने को कहती है। इस बात पर एंग चैंग को गुस्सा आता है क्योंकि उसे एहसास है कि ये लड़की आगे चलकर बोझ बनेगी। सबकी मदद का रास्ता सोचने के बजाय वो चीख रही है कि सब उसे बचाएं। उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो लड़ाई में किसी काम की नहीं। चिन मनोरू कहता है कि उन्हें उस लड़की को बचाने नहीं जाना चाहिए। उसकी गर्दन पर भी वही जख्म है जो बाकी मॉन्स्टर्स पर है, जिसका मतलब है कि वो शायद पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी है। चिन मनोरू की नजरें तेज हैं, पर वो शायद लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, लेकिन सप्लाईज उठाने में काम आ सकता है। ड्राइवर पूछता है कि क्या वो इस मुसीबत में घुस जाएं, लेकिन अगर वो अंदर गए तो उन्हें पहले मॉन्स्टर्स से निपटना होगा, इससे पहले कि वो मारे जाएं। अचन को यह आइडिया पसंद नहीं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अपने उन सबको मरवाना चाहता है। वक्त आने पर वो इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रक चलाने वाला भी शायद वैसा ही है। दीनू कहीं से एक सख्त चीज उठाता है और ऐलान करता है कि वो जाकर मदद करेगा। वो दिखने में डरपोक लगता है, पर शायद वो उन लोगों में से हो जो अचानक खतरनाक हो जाते हैं। वो कहना चाह रहा है कि वो डरता नहीं, पर यह साफ है कि वो रिलायबल नहीं। लगता है गाड़ी में वाकई कोई ऐसा नहीं जो इन मॉन्स्टर्स को गिरा सके। उसकी माँ बैग से वो गन निकालने लगती हैं जो वो पहले इस्तेमाल कर रही थी। जब देनु सुनता है कि वो गन के साथ बाहर जा रही हैं, तो वो फैसला करता है कि अब उसे जाने की जरूरत नहीं। जब वो बात कर रहे थे, अचानक एक तेज धार चीज गाड़ी में घुसी और सीधा देनु के सीने के आर पार हो गई। फिर वो किसी गुड्डी की तरह गाड़ी से बाहर गिरा। फिर तेज पंजे गाड़ी साइड मेन गाड़ दिए और एक अलग कीड़े वाला मॉन्स्टर अपना खौफनाक सर गाड़ी मिलाता है और फौरन रियू में पंजा गाड़कर उसे मार देता है। लगता है यही सब साइबॉक्स की असल बॉडी है। ये जरूर कहीं छुपा होगा, हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा होगा। क्योंकि कार में कोई भरोसे के लायक नहीं, लगता है बच्चे को ही आगे आकर हालात संभाल लिया होंगे। इससे पहले कि वो उठ पाता, एक तेज कांटा सीधा उसकी माँ की तरफ आता है। वो उतना तेज नहीं कि उनके करीब आने से पहले रोक सके, लेकिन कांटा उन्हें लगने के बजाय गलती से कार की सीट में लगता है। वो सामने देखते हैं कि चिन मिनोरू ने हैरान कुन तौर से मॉन्स्टर को रोक रखा है। चिन समझ जाता है कि यही मॉन्स्टर्स का बॉस है। मॉन्स्टर मुड़ता है और उसके चेहरे पर कांटा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कांटा पकड़कर तोड़ देता है। ये साफ है कि ये आदमी कुछ और ही चीज है, क्योंकि उसने उसे गिरा दिया। अपने नंगे हाथों से इन सब मॉन्स्टर्स के बॉस का खात्मा किया। मॉन्स्टर चीख उठा जब चिन ने उसका अपना ही डंका उसकी गर्दन में घोंप दिया। चीखें मध्यम हुई और वो मर गया, जिसके बाद चिन ने उसकी लाश को सड़क पर गिरा दिया। खून साफ करते हुए वो शिकायत करने लगा कि अब वो बूढ़ा होता जा रहा है। एन बड़े शौक से देख रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी तो बहुत बड़ा पावर हाउस है। मगर तभी उसे एहसास हुआ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जमीन पर पड़े मॉन्स्टर का दूसरा फेज भी है और वो अभी लापरवाह नहीं हो सकते। एचन नहीं जानता कि ये बूढ़ा कौन है, लेकिन मॉन्स्टर को मारने के लिए सिर्फ दिल पर निशाना लगाना काफी नहीं। जैसा उसने सोचा था, मखलूक दोबारा उठने लगी और साफ था कि वो फिर हमला करेगी। वो बोल नहीं सकता, इसीलिए उसके पास खबरदार करने का बस एक ही तरीका था। वो जोर से रोया, जिससे बूढ़े ने पीछे देखा और मुश्किल से कीड़े के अचानक हमले से बचा। इस आदमी ने ये सब पहले भी देखा हुआ था जब वो स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में था। वो फौरन समझ गया कि दिल में खंजर घोंपने से ये नहीं मरेगा। इससे वाजे होता है कि वो आदमी इतना ताकतवर क्यों लगता है। वो हास कॉम्बैट डिवीजन में काम करता था और उसके पास ऐसे मॉन्स्टर्स से निपटने की ट्रेनिंग है। आदमी गाड़ी से बाहर कूदा ताकि हमला करके उसे गिरा सके। लगता है ये सीधे तरीकों से आसानी से नहीं मरेगा। इसलिए चिन मनोरू ने फैसला किया कि इस बार वो अपनी पूरी ताकत से उसका सर कुचलकर किस्सा तमाम कर देगा। उसने मॉन्स्टर का सर पकड़ा और अपना घुटना उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे खोपड़ी फौरन टूट गई। उसकी लड़ाई से जाहिर है कि उसके पास जंग का बेहतरीन तजुर्बा है और सर पर वार करने का फैसला उसने बहुत तेजी से किया। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो बूढ़ा मिलिट्री से है और उसके पास बाकी लोगों से ज्यादा स्किल्स हैं। पिछली जिंदगी में जब वो ऑर्गेनाइजेशन का कुत्ता था, अगरचे फौज उस वक्त तक खत्म हो चुकी थी जब उसने काम शुरू किया, पर उसने अफवाहें सुनी थी कि हुकूमत गिरने के बाद फौज मॉन्स्टर्स के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के दुश्मन थे, लेकिन उनमें स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन कोर यूनिट के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने खास ट्रेनिंग ली थी और वो ऑर्गेनाइजेशन की आंख का कांटा थे।
इस आदमी की कोशिशों की बदौलत वो आखिरकार सुपरमार्केट जा सकते हैं और ज़रूरी सामान ले सकते हैं। उसकी माँ ने शुरू में मशवरा दिया कि उन्हें घर चलना चाहिए, लेकिन चिनोरू ने फौरन मना कर दिया और कहा कि अगर वो घर गए तो कुछ और भी हो सकता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। लगता है उनकी टीम में आखिरकार कोई भरोसेमंद शख्स आ गया है, मगर अब अटैन को रास्ता निकालना है कि इस बंदे को अपनी तरफ कैसे किया जाए। शायद वो फेक मिलिट्री कमांड भेज सकता है, या हॉट को ब्लैकमेल करके अंदर की खबर निकलवाए, या वो बस इस आदमी से चिपक जाए और हिफाजत करने पर मजबूर कर दे। सिर्फ आदमी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के ख्याल ने बच्चे के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ला दी। जब वो ये सोच रहा था कि क्या किया जाए, आदमी ने उसके सर पर हाथ फेरा। फिर उसने मिस लिंग से कहा कि वो अचान के साथ उसके करीब रहें ताकि वो उनकी थोड़ी हिफाजत कर सके। वो फौरन मान गई और वादा किया कि वो बोझ नहीं बनेगी और पूरी तरह बात मानेंगी। उसने कहा कि मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखना, वो बस मदद करना चाहता है। लिंग ने बॉस मॉन्स्टर को गिराने में मदद के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कहा कि इसका जिक्र ना करें। आखिरकार अगर अचान पहले ना रोता तो वो मॉन्स्टर के हमले से यकीनन मर जाता। फिर उसने बच्चे से कहा कि कोई जितना बेवकूफ़ होता है उतना ही वो मुनाफे की ख्वाहिश रखता है। ये सुनकर लगा कि वो बच्चे का जहन पढ़ सकता है और वो खुद गर्जाना ख्यालात जान गया जो उसने सोचे थे। अंचन ने हाथ बांधे और खामोशी से आदमी की मदद कबूल करने का फैसला किया, पर वो जानता है कि चिनोरू की शख्सियत ही आखिर में उसके जवाल का सबब बनेगी। वो आखिर सुपरमार्केट पहुंच गए जिसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें शुरू से इंतजार था, मगर गेट बंद है। लगता है उनकी छुट्टी का दिन है। इश्तिहार के मुताबिक सुपरमार्केट खोला होना चाहिए था, लेकिन वो साफ तौर पर बंद है। होन मास्टर हैकर है और उसने शायद रिमोटली बंद किया होगा। अचानक दरवाज़ा खुला और ड्राइवर ने उन्हें बताया कि उसके दोस्त ने दूर से दरवाज़ा खोल दिया है। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और अपना फ़ोन दिखाया और याद दिलाया कि वो बात में उसके दोस्त का शुक्रिया अदा करें। इस बात ने आचन को मशकूक कर दिया और उसने चुपके से माँ के बैग से फ़ोन निकालकर चेक किया। उसने मैसेजेस खोले और देखा कि हॉट ने अभी उसे मैसेज भेजा था जिसमें बताया गया कि उसने उनकी कार सिक्योरिटी कैमरा में देखी और गेट खोल दिया। इससे तस्दीक हो गई कि ड्राइवर पक्का हॉट को जानता है। ये चीज़ें उसके लिए और भी उलझ गईं क्योंकि हॉट और ड्राइवर दोनों ही उसके लिए बहुत मशकूक हैं। वो आखिरकार सुपरमार्केट में दाखिल हुए और अचान बस थक गया है कि अब वो मंजिल पर पहुंच गए हैं। सुपरमार्केट बहुत बड़ा है और वेयरहाउस में काफ़ी सप्लाईज हैं। यहाँ एरिया में कोई कैमरास भी नहीं है, इसलिए लगता है बच्चे को अपनी पावर्स इस्तेमाल करने में कोई डर नहीं। फिर उसने नोट किया कि वो बूढ़ा आदमी अपने साथ हथियार का रैक लाया है। एक पुराने स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन के सिपाही से यही उम्मीद थी, लेकिन अब जब वो सुपरमार्केट में है, वो आदमी गायब हो गया है जो रास्ता दिखा रहा था। यहाँ कोई स्टाफ भी नजर नहीं आ रहा, तो उनके पास खरीदने चेकआउट करने का कोई जरिया नहीं। जब वो सोच रहे थे कि वेयरहाउस में क्या करना चाहिए, उन्हें बिल्डिंग में कहीं और से तालियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सामने देखा तो वही आदमी बॉक्स पर हाथ मारकर डिटाई से मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ऐलान किया कि स्टोर की हर चीज उसकी ऑर्गेनाइजेशन खरीद चुकी है। जिसका के को सबसे ज्यादा डर था वो सच हो गया। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। हत्ता के केक का कुत्ता भी उसे पसंद नहीं करता और उस पर गुस्से से भौंकने लगता है। ड्राइवर ने आखिर अपना असली रंग दिखा दिया और इकरार किया कि उसने इन सबको सुपरमार्केट में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया। अब जब वो इनसे काम ले चुका है तो इन्हें बेकार कचरे की तरह ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। उसकी शेखी भगरती तकरीर के दौरान के ने आदमी के बाजू पर टैटू देख लिया, जो साफ निशानी है कि वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। आंखों में अंधेरा लिए उस शख्स ने ऐलान किया कि सुपरमार्केट अब ये ईस्ट लोटस सोसाइटी का है। उसकी आवाज़ खौफ से भरी थी। उसकी धमकी खास तौर पर उस बूढ़े फौजी के लिए थी। जैसे ही उसने जेब से हथियार निकाला, उसने उन्हें हिलने से मना किया। सोसाइटी का नाम सुनकर काय फौरन मुतवज्जो हुआ। उसे एहसास हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की ये ब्रांच मामूली नहीं है। ये वो ग्रुप है जो हंटिंग प्रोजेक्ट चलाने का जिम्मेदार है। ये ग्रुप तबाही शुरू होने से पहले ही अपने जुर्म फैला रहा है। ये उनके सप्लाईज जमा करने की वजह होगी, क्योंकि उन्हें आने वाली तबाही का अंदाजा है। अब के समझ गया कि उसे इस आदमी के बारे में बुरा एहसास क्यों हो रहा था, कुछ ऐसा जो उसने उसके मगरूर लहजे से महसूस किया था। लेकिन ये शख्स जो भी हो, बेबी के उसे गिराने के लिए तैयार है। इस दौरान लिंग और बूढ़े आदमी ने हालत की संजीदगी को फौरन समझ लिया और घेरने वाले साथियों को देखा।
लेकिन बूढ़ा तैयार है। उसने फौरन बेलचा उठाकर जनरेटर पर दे मारा। वो जोर से लगा और मशीन में धंस गया, जो किसी भी वक्त फट सकती थी, और एक धमाके की आवाज इलाके में गूंजने लगी। ड्राइवर ताहम पुरसुकून खड़ा रहा, जिसे बूढ़े ने नोट कर लिया। अगले ही पल आदमी ने मुस्कुराकर कार को कंट्रोल करने के लिए रिमोट निकाला। बूढ़े को एहसास हुआ कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वो ड्राइवर को पकड़ने लपका, लेकिन आखिरी सेकंड में डब्बों की ढेर से टकराकर पीछे जा गिरा। अगले लम्हे बूढ़े ने खुद को बंदूक की नाली के सामने पाया। हंसते हुए ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने कहा कि वो किसी फौजी वेटरन को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देगा। उसने उसे ना हिलने की धमकी दी, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर लिंग बंदूक हाथ में लिए बीच में आ गई और आदमी को बूढ़े से पीछे हटने का कहा, वरना वो गोली चला देगी। वो उसके मकसद जानना चाहती थी। वो शख्स जो लुत्फ उठा रहा था समझा कि वो कितनी हैरान कुन हद तक नादान है कि उसे अब तक हालात की समझ नहीं आई। उसने ये भी पूछा कि क्या वो गोली मारने के बाद भी उसे मासूम समझेगी। लिंग, जो अभी भी अपनी खुशहाल दुनिया में थी, अब आदत में लगी उस आदमी से तरहस खाने लगी। उसने पिकनिक की तरह सप्लाईज शेयर करने की पेशकश की। वो उसकी सादगी पर वाकई हंस पड़ा, जो तकरीबन मुतासर कुन थी। वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे हुक्म उसका चल रहा हो। फिर उसने उसे वो वक्त याद दिलाया जब उसने कुत्ता उसके पास छोड़ा था। हमदर्दी में नहीं, बल्कि इसलिए कि जब वो पैसे लेने गया तो मालिक मर चुका था। तो कुदरती तौर पर उसने सोचा कि कुत्ते को भी खत्म कर दे। तभी वो वहां आ गई और उसने सोचा कि उसे एक बड़े और बच्चे को संभालते देखना दिलचस्प होगा। हैरत अंगेज तौर पर तब सब ठीक रहा, लेकिन अब अपनी बंदूक तैयार रखते हुए उसने सप्लाईज हिस्सा करने से मना कर दिया, क्योंकि सामान सबके लिए काफी नहीं है। अगले ही पल उसके सारे साथी उन पर बंदूकें तान लेते हैं। बॉस ने ऐलान किया कि लिंग जैसे कमजोर लोगों को मर जाना चाहिए। इस लम्हे ने के को वो वक्त याद दिला दिया जब वो ऑर्गेनाइजेशन के काबू में था। मजबूरी में भोग मिटाने के लिए उसे चूहे खाना पड़ते थे, तब भी उसे इसी तरह हकारत से देखा जाता था। वो ख्यालों से बाहर आया। उसका कुत्ता गुंडों पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। के ने फौरन स्लाइम जनरेटर पर फेंका, जिससे ब्लैकआउट हो गया। अगले लम्हे हर तरफ अंधेरा छा गया और बॉस ने चीख कर रोशनी आने तक सबको गोली चलाने से रोका। इसी वक्त बॉस ने अपनी बंदूक उठा ली। मौका पाकर के ने अपनी ताकत एक्टिवेट की और मुक्का मारने ही वाला था कि बूढ़े ने अचानक बीच में आकर बॉस को लात मार दी। के और बूढ़ा दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। के समझ गया कि ये उसकी बदकिस्मती है कि फौजी ने उसे देख लिया। आखिरकार वो उसे मॉन्स्टर समझेंगे, और इस बात का इम्कान है कि पावर्स की वजह से वो उसे रिसर्च सब्जेक्ट बना दें। जैसा कि तवक्का थी, बूढ़ा भी यही सोच रहा है कि क्या के कोई मॉन्स्टर है। जैसे ही वो हमला करने लगा, बीबी के कूदकर ऊपर वाले रैक पर जा बैठा, जो बूढ़े की नजरों से ओझल था। बूढ़े ने टॉर्च जलाई। के ने भी रोशनी करने का सोचा था, मगर वो उस बूढ़े से खौफजदा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्लाइम क्रीचर्स की मानी हुई कमजोरी है, के अपने क्लोन हो लगातार हमलों से हराता है। आखिर में बूढ़ा आदमी रॉ पावर फायर यूज करके क्लोन को तबाह कर देता है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। एक और स्लाइम क्लोन लिन की तरफ लपकता है, मगर बूढ़ा आदमी ऐन वक्त पर उसे गोली मार देता है। हालांकि वो क्रीचर अभी भी जिंदा है और रीजेनरेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो ओल्ड मैन फायर करता रहता है ताकि उसे खत्म कर सके। शायद उसने उसे पूरी तरह नहीं मारा, पर उसने काफी हैवी डैमेज तो जरूर दिया है। लेकिन उसी वक्त बॉस भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, हमला करने के लिए तैयार, जबकि बूढ़ा आदमी स्लाइम से लड़ने में बिजी है। के हालात से तंग आकर दबी आवाज में बुरा भला कहता है। वो खुलेआम अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना उसका राज खुल सकता है। वो हैरान रह जाता है जब बॉस अचानक उसे पकड़कर हॉस्टेज बना लेता है और लिन और उस बूढ़े को हथियार फेंकने की वार्निंग देता है। लेकिन बॉस को ये अंदाजा नहीं कि उसने के लिए चीजें और भी आसान कर दी हैं। के खामोशी से अपनी स्लाइम पावर एक्टिवेट करता है और बॉस के एक आदमी को कंट्रोल में ले लेता है। वो लैकी फिर एक ग्रेनेड खोल देता है और अगले ही पल एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरे इलाके को हिला देता है। हालांकि बॉस धमाके में बच जाता है, मगर के अभी भी उसकी पकड़ में है। लेकिन के इस अफरा तफरी का फायदा उठाता है जब उसे एक फर्स्ट ग्रेड क्रिस्टल कोड नजर आता है और वो किसी के देखने से पहले अपनी दुम से उसे खींच लेता है। बॉस, जो धमाके से बुरी तरह हिल चुका है, दूसरे कमरे की तरफ भागता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि खुद को बचा सके। कमरे के अंदर कुछ और गूंज इंतजार कर रहे हैं। बॉस ऐलान करता है कि अब निकलने का वक्त है और उन्हें गाड़ी तैयार करने का हुक्म देता है।
वो लोग फौरन अमल शुरू कर देते हैं। ठीक उसी वक्त हमारा हीरो एक और टैटू नोटिस करता है। ये उस आदमी की गर्दन के साइड पर बना है जिससे उसका नाम पता चलता है। अब के को सब कुछ साफ समझ आ जाता है। ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन का असली बॉस है, लाए। ये वही है जिसने पिछली जिंदगी में के की लाइफ को जहन्नुम बना दिया था। उस वक्त ली हमेशा मास्क पहनता था, इसलिए के कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया। किसने सोचा था कि उसे अब ये चांस मिलेगा, वो भी एक बच्चे के रूप में। के की घुर्णी इतनी तेज होती है कि ली उसे महसूस करता है और चिढ़कर उसे डांट भी देता है। अगले ही पल उनके इर्द गिर्द हवा में लाल धुंध भरने लगती है। इसी क्रिम्सन डस्ट कहते हैं, जो इस दुनिया में एक खतरनाक फिनोमेनन है और इंसानों के लिए जानलेवा होती है। जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं वो या तो मर जाते हैं या मॉन्स्टर बन जाते हैं। यही वजह है कि कुछ ही लम्हों बाद लिए कि कुछ आदमी अजीबोगरीब जानवरों में बदलने लगते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन लिए अपने जालिम अंदाज में के को मॉन्स्टर बीट के तौर पर यूज करने का फैसला करता है। बिना सोचे समझे वो बच्चे को क्रीचर्स वाले कमरे में फेंकता है और भाग जाता है। के प्लान समझ जाता है, लेकिन वो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है, भले ही कोई देख रहा हो। वो पॉकेट से कोड निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है। अगले ही पल वो एक फुल ग्रोन फाइटर में बदल जाता है। वो खतरनाक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन उसके टेंटिकल्स बिना किसी हिचकिचाहट के हमला रोक लेते हैं। अब क्रिस्टल कोर के साथ जुड़ने के बाद उसकी ताकत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, इतनी ज्यादा कि आसपास के मॉन्स्टर्स अब उसे कुछ लगते ही नहीं। एक और क्रीचर अपनी आंख से लेजर मारने की कोशिश करता है। बिना डरे काई सीधा बीम के अंदर से गुजरता है और क्रीचर की जिस्म में घुस जाता है। वो हैरान है कि वो कितनी आसानी से अपनी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। उसकी टेंटिकल्स अब तेजी से हिलते हैं, मॉन्स्टर्स को ऐसे काटते हैं जैसे सब्जी काट रहे हों। इस दौरान लाई ये सब देखकर खौफजदा हो जाता है। वो कंफ्यूजन में के की असलियत नहीं समझ पाता, क्योंकि उसने बच्चे से वॉरियर बनने का सीन मिस कर दिया था। के उसका डरा हुआ चेहरा देख के समझ जाता है कि लाई ने उसे पहचाना नहीं। इससे मजा और बढ़ जाता है। के आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में बदले की आग है। अब कोई रुकावट नहीं, बदला लेने का वक्त आ गया है। डरने के बावजूद लाए खुद को बचाने के लिए अपनी गन निकालता है और के पर फायर करता है। खुशकिस्मती से के गोली से भी तेज है। हालांकि ये बॉडी उसकी असली नहीं है, पर इसकी स्पीड और एजिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे ही के उसके करीब पहुंचता है, लाए समझता है कि वो कोई मॉन्स्टर है, लेकिन हमारा लड़का उसे बोलने का मौका नहीं देता। एक ही झटके में वो लाई को कमरे के दूसरे कोने में फेंकता है। खून थूकते हुए लाई को बड़बड़ाता है एक कहानी के बारे में जो उसने सुनी थी, जो अब सच लग रही है। काय सोचता है कि वो कौन हो सकता है, पर उसके पास टाइम नहीं है। लाई अचानक एक सिरिंज निकालता है और खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। कुछ ही पलों में उसका जिस्म अजीब तरीके से बदलने लगता है और मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर काय फौरन समझ जाता है कि ग्रीड कैटलिस्ट से बहुत पहले ही ऑर्गेनाइजेशन इस ड्रग पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ऐसा फॉर्मूला जो इंसान को मॉन्स्टर बना दे बिना पागल किए। जैसे ही मॉन्स्टर बड़ा होता है, के डर जाता है। वो उस पर हमला करता है। के मुश्किल से अटैक रोकता है और टेंटिकल से जवाब देता है, लेकिन उस एक टक्कर से उसे अंदाजा हो जाता है कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं। मॉन्स्टर लगातार हमले करता है और अपने सिल्वर टेंटिकल से मारता है, जिनसे कि ये बाल बाल बचता है। उसकी हरकतें देखकर के समझ जाता है कि ये क्रीचर शुरू से ही उसे फंसाने के लिए था। के की कमर में सनसनी दौड़ जाती है जब वो पहचानता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने उसे पिछली जिंदगी में मारा था। लेकिन इस बार वो वैसा नहीं है। वो अब बेबस नहीं है और दोबारा मरने का कोई इरादा नहीं रखता। नई हिम्मत के साथ वो हर हमले से बचता है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका मॉन्स्टर पर होता है। जब धूल बैठती है, के देखता है कि वो मिलिट्री वाला बूढ़ा अपनी गन्स रीलोड कर रहा है उन गोलियों से जो उसने ईस्ट लोटस सोसाइटी से चुराई थी। आयरनी ये है कि वो बुरे लोगों के हथियार अच्छे काम के लिए यूज कर रहा है। इस दौरान के समझने की कोशिश करता है, बूढ़ा उस बड़े आंखों वाले मॉन्स्टर को निशाना बना रहा है, जो दरअसल लाए है। हालात बदलते देख के मुस्कुराने लगता है।
खेल बदल रहा है और इस बार ये उसके हक में है। लाई को याद आता है जब उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, जब एक औरत ने उसे दुनिया की तबाही से डराकर फंसाया था। उसने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना ही बचने का वाहिद रास्ता है। फिर वो उसे एक ड्रग गिफ्ट देती है और कहती है कि ये उसकी असली फितरत सामने लाएगा। उस वक्त वो दवा को देखकर यकीन नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि वो अपनी फितरत जानता है, लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाता है और मॉन्स्टर बनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो औरत सच बोल रही थी, क्योंकि वो पैदा ही मॉन्स्टर हुआ था जो लोगों की कमजोरी का फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पर बचपन में उसने एक मोटी औरत को झूठ बोला कि उसका शौहर चीट कर रहा है। जब वो गुस्सा होती है तो लाए सबूत के तौर पर कहता है कि उसके शौहर ने उसे बदसूरत सुवार कहा था। वो औरत जो पहले ही इनसिक्योरिटी का शिकार थी फौरन यकीन कर लेती है और अपने शौहर पर खसमनाक हो जाती। हाय। मार खाने के बाद शौहर उसे डिवोर्स दे देता है। जब वो चला जाता है वो औरत टूट जाती है और एक फरिश्ते की तरह लाई उसे अपने जाल में फंसाता है, ये वादा करके कि वो उसे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो उसे तंग नहीं करेंगे। इस तरह वो लोगों के दिलों से खेलता है, पहले भरोसा जीतता है, फिर उन्हें लूट लेता है। उसकी धोखेबाज फितरत ने उसे इंसानी हाल में एक मॉन्स्टर बना दिया है। इसीलिए अब वो लेवल 4 मॉन्स्टर ट्रिक्स्टर लाई बना है। अब तक जो मॉन्स्टर हमारा लड़का देख रहा है वो सिर्फ हेल्यूशन है। वो उस मॉन्स्टर को देखता है जिसने उसे पिछली जिंदगी में मारा था और लाई की चालाकी से डर जाता है। इधर लाई अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहता और सही वक्त का इंतजार करता है। अचानक उसे एक गोली लगती है और वो हैरान होकर देखता है कि बूढ़ा आदमी फिर से लड़ने के लिए तैयार है। वो उसकी लंबी उम्र से तंग आकर उस पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा चुपे रहकर अटैक करता है। लाई दोबारा वार करता है, लेकिन जवाब में धमाके होते हैं। टक्कर से धुआं और धूल उड़ जाती है जिसे देखना मुश्किल हो जाता है। इसका फायदा उठाकर के पीछे से उसकी ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है। जबकि अटैक करता है, लाई जोर से गाली देता है गुस्से में कि के हेल्यूसिनेशन से इतनी जल्दी कैसे निकल गया। के आगे बढ़ता है और कहता है कि लाई सिर्फ एक लेवल 4 का धोखेबाज है जो कभी खास नहीं बन सकता। इसके साथ ही वो टेंटिकल से लाई पर हमला करता है। जिस ली टेंटिकल्स को कोसता है। अगले पर ली दोबारा इल्यूजन बनाने की कोशिश करता है, मगर इस बार काम नहीं करता। वो अपनी नाकामी पर फ्रस्ट्रेटेड है। काय को याद आता है जब पिछली जिंदगी में वो हेल्यूसिनेशन की वजह से मरा था। मन ही मन ली का शुक्रिया अदा करते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ली डर जाता है जब काय बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आता है। काय के हमले से ली काफी जख्मी है। काय सुकून से पूछता है कि क्या वो थक गया, मगर अंदर से जानता है कि ये तो बस शुरुआत है। 2 घंटे में क्रिम्सन डस्ट की एक और लहर आएगी। ये इंसानियत के लिए बिल्कुल नई मुसीबत होगी जो जहन्नुम का दरवाजा खोल देगी। जैसे ही वो ली को खत्म करने लगता है, ली उसे रोकने की कोशिश करता है। के कहता है कि उसे उसकी आखिरी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं और उसे मारने के लिए तैयार है। बूढ़ा आदमी भी ये मंजर देख रहा है कि समझ जाता है कि ली एक सख्त दुश्मन है जो जख्मी होने के बावजूद लड़ना चाहता है। इसलिए बेहतर यही है कि सीधा उसकी गर्दन पर वार किया जाए। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है उसे एक इल्यूजन दिखता है। उसकी माँ सामने आ जाती है, मिन्नतें करती हुई पूछती है कि क्या वो उसे भी मार देगा। वो एक पल के लिए हिचकिचाता है और यही गलती उसे भारी पड़ती है क्योंकि वो धमाकों की चपेट में आ जाता है। मौका देखकर लाए फिर हमला करता है और काय मुश्किल से बचता है। जैसे ही काय खड़ा होता है, लाए कहता है कि जो भी हो काय उसे नहीं मार पाएगा। वो अब काय के ख्यालात पढ़ सकता है और हर हरकत पहले से बता सकता है। लाए जानता है कि काय के पास सिर्फ एक अटैक बचा है। इस पर हमारा हीरो सोचता है कि ली को उस बूढ़े आदमी पर छोड़ दिया जाए। ठीक उसी वक्त जैसे उसकी सोच पढ़ ली हो, ली बूढ़े की गोली से बचता है और उसका मजाक उड़ाता है। पूछता है कि क्या वो बस वहां खड़ा रहेगा। काय धीरे से गाली देता है क्योंकि उसे देर से एहसास होता है कि लेवल 4 मॉन्स्टर पर आम हथियार असर नहीं करते। ली, जो अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, समझता है कि वो बूढ़े आदमी की चालों को समझ गया है। एक खौफनाक हंसी के साथ खुद को खुदा मानते हुए ली आगे बढ़ता है वो जगह जहां बूढ़ा आदमी छुपा है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है, बूढ़े का लगाया हुआ ग्रेनेड फट जाता है। जैसे ही लाए वहां कदम रखता है, लाए को जख्मी देखकर के उस बूढ़े की शार्प इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करता है। फिर वो सोचता है कि वो कहाँ गया। जैसे जवाब में वो बूढ़ा लाए के पीछे आ जाता है और हमला करने वाला होता है, पर लाए एंड में बच जाता है। लाए पलटवार करने को तैयार है, पर के उसका नाम पुकारकर उसका ध्यान भटका लेता है। अचानक रुकावट से लाए चौंक जाता है। मुस्कुराते हुए ली के से पूछता है कि क्या वो अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है।
जब वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, बूढ़ा आदमी उसे गोली मार देता है। अचानक एक विजन लाई के दिमाग में आता है जहां वो कमजोरों से निपट रहा है जो उससे नीचे हैं। कई उसे एक ऐसा फ्यूचर दिखा रहा है जहां वो हमेशा हारता है, हमेशा यूजलेस रहता है। आखिर में कई कहता है कि यही उसकी किस्मत है। गुस्से में लाई अपना सर पकड़ लेता और इनकार करता है। एक और विजन आता है कि वो दूसरों के सामने झुका हुआ है। वो इस फ्यूचर को मानने से इनकार करता है। तैश में रखकर वो अंधाधुंध हमला करता है, पर एंड में खुद को ही जख्मी कर लेता है। हाय, अगले ही पल वो सब हैरान रह जाते हैं जब ले अपना ही सर काट लेता है। ये मंजर देखकर ले मुस्कुराता है। उसने आखिरकार सबसे बड़े धोखेबाज को बेवकूफ बना दिया। जैसे ही ले का सर हवा में उड़ता है, वो एक बार फिर के की यादें देख लेता है। उसकी आंखें खौफ से फट जाती हैं जब वो अपने सामने मॉन्स्टर को खड़ा देखता है। अगले लम्हे उसका कटा हुआ सर जमीन पर गिरता है और वो चीख कर के को अपने दिमाग से निकलने को कहता है। वो के पर चिल्लाता है, ये कहते हुए कि यही उस वार्निंग का मतलब था जो बच्चे के बारे में थी। बूढ़ा आदमी के की तरफ देखता है। उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। ली मुश्किल से बोलता रहता है कि के तबाही का अंडा है, जिससे के और बूढ़ा दोनों चौंक जाते हैं। ली वार्निंग देता है कि ये इनकलाब शुरू करके के ने नॉर्मल जिंदगी का मौका खो दिया है। अब से ऑर्गेनाइजेशन लगातार उसका शिकार करेगी। इससे पहले कि वो कुछ और बताए, एक और गोली की आवाज आती है और ली खामोश हो जाता है। के और बूढ़ा आदमी तेजी से आवाज की तरफ मुड़ते हैं। एक नया शख्स अपनी जीप से बाहर निकलता है, बड़े सुकून से, ये कहते हुए कि अगर कोई वक्त पर अपने दुश्मन को ना मारे तो वो खुद अपना दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही कै को एहसास होता है कि ये आदमी मिलिट्री से है, वो हाई अलर्ट हो जाता है। आने वाला शख्स बूढ़े आदमी को उस्ताद बुलाता है, उसी सबक का हवाला देते हुए जो उसने अभी बोला। उसका नाम कैप्टन लायन है, लेकिन वो स्नो वुल्फ के नाम से ज्यादा मशहूर है। इससे पहले कि स्टूडेंट और टीचर मिलते, एक और मॉन्स्टर लायन के पीछे आ जाता है। बिना हिले या डरे वो मॉन्स्टर को मार देता है। हमारा लड़का जो बॉक्स के पीछे से देख रहा है, ये देखकर दंग रह जाता है। उसी वक्त बूढ़ा आदमी लायन से पूछता है कि क्या वो वहां जानबूझकर आया है, क्योंकि वो घर जाकर अपनी पोते की देखभाल करना चाहता है। अपना फोन निकालते हुए लायन अपने उस्ताद से दरख्वास्त करता है कि वो हेडक्वार्टर्स वापस आ जाएं क्योंकि इमरजेंसी हालात हैं। फिर वो उसे उसकी पोती की तस्वीर दिखाता है जो बिल्कुल महफूज है। वो याद दिलाता है कि मिलिट्री को अपने कमांडर की जरूरत है। ये सुनकर के फौरन समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मिलिट्री का टॉप कमांडर है। फिर लायन बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वो अपनी पोती की सेफ्टी कंफर्म करना चाहता है। बूढ़ा आदमी उसके साथ जाने पर राजी हो जाता है। इधर काय डरा हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। जब वो हिलता है तो उनकी तवज्जो खींच लेता है। एक पल गुजरने से पहले ही लायन उस पर बंदूक तानकर खड़ा होता है। खुशकिस्मती से काय पहले ही बच्चे के रूप में बदल चुका है। लायन शक की निगाह से पूछता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था। काय बुरी तरह डर जाता है कि कहीं लायन उसे गोली न मार दे, लेकिन बूढ़ा आदमी बीच में आता है और अपने स्टूडेंट को बताता है कि उसने काय को वहां रखा था। उसे गोदी में उठाते हुए वो के कान में कहता है कि एक्टिंग करते रहो। इसके साथ ही के एक बच्चे की तरह रोने लगता है, जो कि वो दरअसल है भी। लाइन कहता है कि वो बच्चे के साथ कितना अच्छा लग रहा है। अचानक हमारे लड़के को लायन से एक अजीब ऑरा महसूस होता है और वो उसे गौर से देखता है। उस पल वो सोचता है कि क्या उसने इसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। बाद में के को दूसरे बच्चों के साथ नर्सरी में रखा जाता है। जब नर्स उसे पालने में रखती है तो लायन उसे वापस जाने को कहता है और वो बिना सवाल किए चली जाती है। जबकि सोने का दिखावा करते हुए काय ये सब सुनता है और सोचता है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ है। वो इस जगह के बारे में भी सोचता है। अचानक एक बच्चा रोने लगता है जिसे लालन मुतवज्जो होता है। पहले तो वो आराम से बच्चे की एनर्जी पर बात करता है और उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन फिर उसका लहजा बदल जाता है और वो अपनी स्किल यूज करके बच्चे को सुला देता है। इधर हमारा लड़का ये सब खौफजदा होकर देख रहा है। उसे याद आता है कि लायन ऑर्गेनाइजेशन में काफी अहम शख्सियत है जिसका कोड नेम टैंक है। सिर्फ यही नहीं, उसके पास एक बहुत नायाब और खतरनाक ताकत है जिससे वो किसी के भी जिस्म में खून को कंट्रोल करके धमाका कर सकता है। वो जानता है कि लायन ने अपनी स्किल बच्चे पर यूज की है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई और बच्चा कुदरती नींद के बजाय बेहोश हो गया है।
ये वो शख्स है जिससे के को बचकर रहना होगा, खासतौर पर तब जब वो पहले ही उसे मारने की कोशिश कर चुका है। अब लायन हमारे बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान के अपनी ताकतों के बारे में सोच रहा है जो उसने वक्त से पहले जगा ली है, क्योंकि अभी तो ऑर्गेनाइजेशन पर शुरू ही हुई है। वो सोचता है कि क्या वो उन चंद लोगों में से है जो कयामत से पहले अपनी ताकत जगा लेते हैं। उसी वक्त लायन काय को चेक करने का फैसला करता है और उसे चुप रहने को कहता है। काय पूरे वक्त अपनी सांस रोक कर रखता है। जैसे ही लायन हटता है, काय सुकून का सांस लेता है। जाने से पहले लायन कहता है कि ये कितना मज़ेदार है। जैसे ही वो जाता है, काय इर्द गिर्द देखता है ताकि यकीन कर ले कि वो चला गया। फिर वो फौरन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसे लाय याद आता है, वो धोखेबाज जो दिलों को कंट्रोल कर सकता था। के पास गॉड लेवल एब्जॉर्प्शन जैसी ताकतें हैं जो उसके दिमाग में एक बैरियर बनाती हैं ताकि उसकी सोच महफूज रहे। अब लाइन से बचने के लिए वो अपने खून के बहाव को कंट्रोल करता है, उसे स्लो करता है और नकली खून को खुद ब खुद एब्जॉर्ब होने देता है। ये देखने के बाद वो दूसरे बच्चों को देखता है और सोचता है कि क्या वो भी कैलामिटी एग्स हैं। ये लफ्ज़ उसके लिए नया नहीं है, उसने पिछली जिंदगी में से सुना था, लेकिन उस वक्त नीचे दर्जे पर होने की वजह से उसके पास इस तरह की मालूमात नहीं थी। फिर भी उसे यकीन है कि लायन इस बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। फिर वो मिलिट्री वाले हालात का जायज़ा लेता है जो पिछली जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन के हाथों ख़त्म हो गई थी। उसकी सोच उस बूढ़े आदमी की तरफ जाती है जो साफ तौर पर लायन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो खुद अपने पोते को चेक करना चाहता था। वो उस इंस्पेक्शन के बारे में भी सोचता है जो लायन ने उसकी की थी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही हैं। फिर उसे अपनी माँ और कुत्ता याद आते हैं, लेकिन वो जल्दी से इन ख्यालों को झटक देता है। वो ऐसे हालात में नहीं है कि दूसरों के बारे में सोच सके। अभी उसे सिर्फ अपने भागने के प्लान पर फोकस करना है। वो अपनी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसे वो क्रिस्टल कोर याद आता है जो उसने डार्क शैडो के साथ फ्यूज़ करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन फ्यूजन प्रोसेस के दौरान वो ज़्यादा स्किल्स यूज़ नहीं कर सकता। फिलहाल वो सिर्फ डार्क शैडो और गॉड बैरियर यूज़ कर सकता है। दूसरी ताकत उसे जहनी हमलों से बचाती है, लेकिन डार्क शैडो बहुत ताकतवर और मौजूदा हालात में उसे यूज़ करना ख़तरनाक है। इसलिए वो इंतज़ार करने का फैसला करता है ताकि आसपास के लोगों के इरादे समझ सकें, इससे पहले कि अपनी ताकत दिखाए और पकड़ा जाए। अब तक बच्चा बनने का नाटक उसके लिए अच्छा रहा है। अचानक वो किसी और पालने से कुछ निकलते हुए देखता है। वो एक और बच्चे को देखता है जिसकी टांगें इन दरख्त की शाखों में बदल रही हैं। तो ये बच्चा भी उसकी तरह कुछ कंपैटिबल वन है। फिर उसे कुछ और बच्चे अलग अलग ताकतों के साथ नजर आते हैं। उसे याद है पिछली जिंदगी में इन बच्चों को हमेशा कैद रखा जाता था। अब वो समझ गया है कि इन सबको ऐसी ही किसी जगह रखा गया है। अचानक एक बेल उसे उठा लेती है। जब वो छूटने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता। वो सोचता है कि क्या अब अपनी पावर्स यूज करे या नहीं, लेकिन उसकी सोच एक और लड़के की वजह से रुक जाती है जो उसे चुराने में मदद करता है। पता चलता है कि ये एक छोटा लड़का है जो उसे मशवरा देता है कि बस सोने का नाटक करो, तो अब उसे बस तमीज से रहना है। कि हैरान रह जाता है कि ये लड़का सिर्फ 5 साल का है और अपनी ताकतों पर काबू पा चुका है। अचानक वो धीरे से गाली देता है जब पीछे से कोई आवाज आती है। लड़का फौरन भाग जाता है और गायब हो जाता है। काय मुड़ता है तो देखता है कि नर्सेस चेकिंग के लिए अंदर आ रही हैं और वो जल्दी से जमीन पर सोने का नाटक करता है। हेड नर्स सबको हिदायत देती है कि हर बच्चे को इकट्ठा किया जाए। उनमें से एक की नज़र उस पर पड़ती है और उसे भी उठा लेती है। ये सब होते हुए काय सोचता है कि असल में यहाँ क्या चल रहा है और इनका प्लान क्या है। कुछ देर बाद नर्सेस सारे बच्चों को जमीन पर रख देती हैं। वो थोड़ी सी आंख खोलता है और चारों तरफ अंधेरा देखता है। एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आता है कि क्या इन्हें मरने तक लड़ाया जाएगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि पिछली जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन का यही तरीका था। उसे वहां ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे की मौजूदगी भी महसूस होती है। धीरे से वो रेंगना शुरू करता है जब दूसरे बच्चे भी उठने लगते हैं। ऊपर देखने पर उसे लायन नजर आता है। इससे पहले कि वो कुछ और समझता, वो देखता है कि एक मॉन्स्टर बच्चे की तरफ जा रहा है। पहले उसे लगता है कि ये बच्चे उस मॉन्स्टर का खाना बनेंगे, क्योंकि उसे याद है कि पिछली जिंदगी में वहां बच्चे नहीं थे। फिर वो देखता है कि मॉन्स्टर जंजीरों से बंधा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महफूज है। उसे अंदाजा है कि ये कैद आर्जी है और मॉन्स्टर को बाद में छोड़ दिया जाएगा। आसपास सब लोग ये देखकर डर रहे हैं। वही पहले वाला लड़का आगे बढ़ता है।
रोते हुए बच्चे को मॉन्स्टर के पास से उठाता है और दूर रख देता है। बच्चों और लायन को देखने के बाद वो नतीजा निकालता है कि इन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इकट्ठा किया गया है ताकि जबरदस्ती इनकी ताकतें जगाई जा सकें। इन बच्चों को यहाँ जमा करने का मकसद ऑर्गेनाइजेशन का हंटिंग डॉग प्लान होना चाहिए। लाय के बाद ये काम लायन को सौंपा गया है। उस वक्त लायन बताता है कि वो अपने टीचर के सामने सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर वो सबसे कहता है कि उसे मायूस ना करना और टेस्ट शुरू करने के लिए बटन दबा देता है। इसके साथ ही मॉन्स्टर की जंजीरें टूट जाती हैं और वो हमारे लड़के की तरफ लपकता है, लेकिन वो मुश्किल से बचता है। इस दौरान उसका कान जख्मी हो जाता है। वो मॉन्स्टर को देखता है जो शायद सेकंड ग्रेड का है। उसे यकीन है कि वो उसे गिरा सकता है, लेकिन बाकियों का पता नहीं। वो आसपास देखता है कि सब बुरी तरह डरे हुए हैं। एक छोटा बच्चा रोने लगता है, जिससे मॉन्स्टर की तवज्जो उस पर चली जाती है। अब वो उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पास खड़ी लड़की डर जाती है और उसकी वजह से उसकी ट्री ब्रांच वाली एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। काफी सारी वाइन्स मॉन्स्टर के गिर्द लिपट जाती हैं कि लड़की को थम्स अप देता है और उम्मीद करता है कि वो पकड़ कर रखेगी। उस वक्त लायन भी उसकी एबिलिटी नोटिस करता है जो कि वाइन टाइप है। वो तारीफ करता है, खास तौर पर ये देखकर कि ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड लेवल पर है। फिर उसका ध्यान हमारे लड़के पर जाता है जिसने अभी तक कोई ताकत नहीं दिखाई। फिर भी उसे यकीन है कि के एक एबिलिटी यूजर है। उसका मानना है कि जब हालात हद से ज्यादा खराब होंगे तो के जरूर अपनी पावर एक्टिवेट करेगा। इसके साथ ही मॉन्स्टर वाइन से आजाद हो जाता है और अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार है। काय हालात की संगीनी देखकर चौंक जाता है। आसपास का जायजा लेने के बाद वो जानता है कि वो पागल मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, जो लगभग 3rd रैंक का है। कोई चारा न होने पर वो खुद मुकाबला करने का फैसला करता है। वो एक कांटेदार टहनी को पकड़ता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है, मगर वो आगे बढ़ता रहता है। फिर हमारा हीरो छलांग लगाता है। अपने छोटे जिस्म के साथ वो मॉन्स्टर की तरफ छलांग लगाता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, वो अपनी स्किल डिवाइन बैरियर यूज करता है, जिससे मॉन्स्टर का सर जोर से हिल जाता है। बच्चे को तेजी से सोचना पड़ता है। वाइन्स के पीछे छुपकर वो हमला करता है और मॉन्स्टर की थोड़ी पर एक जबरदस्त किक मारता है। अचानक मॉन्स्टर रेत पर फिसल जाता है। के सोचता है कि ये रेत कहाँ से आई, लेकिन ये उसके फायदे में हुआ। वो कांटेदार टहनी पर लेट जाता है, खुद को तसल्ली देते हुए कि किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन वो गलत है। जैसे ही मॉन्स्टर चट्टान से गिरता है, वो कमीना अपनी दुम हमारे लड़के के गिर्द लपेट लेता है। जब वो दोनों गिर रहे होते हैं, एक अजीब टेंटिकल काय को पकड़ता है और मॉन्स्टर की दुम काट देता है, हमारे हीरो को बचाते हुए। वो ऊपर देखता है तो उसे हॉट का रोबोट नजर आता है। रोबोट का टेंटिकल उसकी छोटी बॉडी को वापस चट्टान पर रख देता है और वो उसे हैरानी से देखता है। उसे एहसास होता है कि ये हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी रोबोट है। टैंक उसे मुस्कुराकर देख रहा है। उसके पीछे एक सोल्जर आता है जो रिपोर्ट करता है कि सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो चुका है। वो पूछता है कि हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट का क्या करना है। टैंक, जो बॉस लगता है, कहता है कि हॉट को वापस लाना अच्छा फैसला था, क्योंकि उसका प्लान प्रोजेक्ट के साथ परफेक्टली मैच करता है। बॉस स्क्रीन पर देखता है जहां बच्चा अजीब हरकतें कर रहा है। वो सोचता है कि शायद ही लड़के के लिए खेल है, मगर हमारा बच्चा रो रहा है, ये सोचते हुए कि क्या जिंदा रहने का वाहिद रास्ता यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की बात मानी जाए। ये सोच उसे एक और सवाल की तरफ ले जाती है, कब तक वो उनका पालतू कुत्ता बना रहेगा। चट्टान से झांककर वो सोचता है कि बेकार जिंदगी जीने और धोखा खाने से बेहतर है मर जाना। तो वो छलांग लगा देता है, लेकिन रोबोट उसे फिर से पकड़ लेता है। बदकिस्मती से मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वो रोबोट को पकड़ता है और लड़ाई में नीचे खींच लेता है। कंट्रोल रूम में सोल्जर फौरन बताता है कि रोबोट अटक रहा है और स्पेसिमेन गिर गया है। वो पूछता है कि क्या उसे बचाएं। बॉस कहता है वो गिरने से वैसे भी नहीं बचेगा, तो फायदा नहीं। ऊपर से वो प्लांट के अंदर जाकर बड़े मॉन्स्टर को भड़काने का रिस्क नहीं ले सकते। हॉट के रोबोट्स भी उसे नहीं हरा सकते। बॉस जानता है वो खुद भी उस मॉन्स्टर को आसानी से नहीं गिरा सकता। जाते हुए वो सोल्जर को वार्न करता है कि फालतू हरकत ना करे और प्रोजेक्ट को फिलहाल छोड़ दे। इसके बजाय वो ऐलान करता है कि उन्हें एग ऑफ कैलामिटी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। फिर हम प्रोसेसिंग प्लांट में देखते हैं, जहां हमारा लड़का बॉल बनकर गिरता है। वो वापस अपनी इंसानी शक्ल में आता है, ब्लैक सूट पहने हुए। वो इर्द गिर्द देखता है। जगह किसी कबाड़ खाने जैसी लग रही है। साइड में उसे ग्रिल्स वाला गेट नजर आता है।
वो सोचता है शायद वो एग्जिट है। जैसे ही वो बाहर जाने का सोचता है, किस्मत याद दिलाती है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अजीब मखलूक उसकी तरफ रेंगने लगती हैं। उनकी आधी मरी हुई हालत देखकर वो थोड़ा घबराता है, पर खुद को संभालता है और उन्हें ख़त्म करने का फैसला करता है। वो क्रीचर्स उस पर लपकती हैं, लेकिन वो तेजी से उनके गले और हाथ पैर काट देता है। हीरो ये काम इतनी आसानी से करता है जैसे कुछ हो ही ना। अब उसके पीछे लाशों का ढेर लगा है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि ये काम कुछ ज्यादा ही आसान था और उसकी पुरानी इंस्टिंक्ट्स वापस आ रही हैं। काई की दम लाल चमकने लगती है और वो बॉडी से एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसमें वक्त लग सकता है। बैठकर वो अंदाजा लगाता है कि आखिरी मॉन्स्टर शायद रैंक 1 या 2 का था। फिर वो सोचता है कि गेट कैसे तोड़े। अचानक एक और फिगर वहां आता है। ये इंसान जैसा दिखता है और हाथ में तलवार है। एक ही वार से तलवार से अजीब एनर्जी निकलती है। हमारा हीरो मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो यहाँ का बादशाह है। हालांकि वो लगता नहीं। वो रेड एनर्जी स्वॉर्ड्समैन अपनी ताकत दिखाता है और 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। काई दिलचस्पी लेता है क्योंकि ये नायाब चीज है। वो इस ताकत को चुराना चाहता है। अब हमारा लड़का गार्ड्स की तरफ भागता है, लेकिन वो बस उसके पास से गुजर जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। इस दौरान गार्ड्स दूसरे मॉन्स्टर्स को मारने में मसरूफ हैं। फारिग होने के बाद वो बस वहीं खड़े रहते हैं। कई सोचता है कि उन्होंने उसे इग्नोर क्यों किया। ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। उनके बिल्कुल सामने खड़े होने के बावजूद वो हिलते तक नहीं। उसे अजीब लगता है, आखिर वो हमला क्यों नहीं कर रहे। अचानक उसे समझ आता है वो शायद एग्जिट की हिफाजत कर रहे हैं। तो कई तेजी से गेट की तरफ भागता है और गार्ड्स पीछे आते हैं ताकि उसे रोक सकें। उसे एहसास होता है कि वो कितने तेज हैं। उनमें से एक उसका बाजू काट देता है। खून बहता है और वो समझता है कि उसने हालात गलत समझे। फिर भी उसे ये दिलचस्प लगता है और सोचता है कि ये बस एक बाजू ही तो है। दोबारा फोकस और ताकत के साथ वो हमला करने का फैसला करता है। इस बार वो छलांग लगाता है और एक गार्ड को खंजर मार देता है, अपना बदला लेने के लिए। एक गार्ड के गिरने के बाद भी 2 बचे हैं और वो पूरी ताकत में हैं। काय अपना कटा हुआ बाजू वापस जिस्म पर लगाता है, जानते हुए कि ये ठीक हो जाएगा। दोनों गार्ड्स फिर उस पर हमला करते हैं और हर वार के साथ शिद्दत पहले से ज्यादा बढ़ती जाती है। वो जान जाता है कि ताकत क्लोन्स में बटी हुई थी, तो जितने कम क्लोन्स होंगे गार्ड्स उतने ताकतवर होंगे। ब्लैकी परेशान होता है कि दुश्मन कितना अजीब है। किसी तरह वो एक हमला रोकता है। पीछे हटकर वो दोनों पर एक साथ हमला करता है ताकि वो मर्ज न हो सकें। वो जानता है कि डार्क शैडो में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अपने बेबी वर्जन को याद करके उसे लगता है कि वो उस फॉर्म में लड़ने का आदी है। ब्लैकी समझ जाता है कि लड़ने के लिए इंसानी शक्ल जरूरी नहीं। जैसे ही गार्ड्स उस पर हमला करते हैं, वेनम जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसका कोई शेप नहीं। इस फॉर्म में उसे फायदा मिलता है और वो दोनों गार्ड्स को एक साथ मार देता है। हमारा लड़का वापस इंसान बनता है और घिरे हुए गार्ड के पास खड़ा होता है। वो देखता है कि मरने के बाद गार्ड्स की बॉडीज जुड़ जाती हैं। करीब से देखने पर उसे गार्ड के गले में हार नजर आता है। इस पर उसका नाम बार्टन लिखा है और स्क्वाड का नाम वुल्फ स्क्वाड है। ये जानकर हीरो का दिमाग हिल जाता है। उसने सोचा नहीं था कि वो असली स्क्वाड मेंबर्स को यहाँ भेजेंगे। वो बॉडी से लाल क्रिस्टल निकालता है जो ग्लो कर रहा है। वो समझ जाता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने हराया वो 5th क्लास का था। सुकून की सांस लेते हुए वो खुश होता है कि क्लोन्स मर्ज होने से पहले उसने उन्हें मार दिया। काय पसीने में है। सोचता है अगर 5th क्लास मॉन्स्टर यहाँ है तो शायद कयामत शुरू हो गई। ये बात की परेशानी है। अभी वो लाल ठुंड पर फोकस कर रहा है जो 2 दिन में आने वाली है। वो अपनी माँ के बारे में सोचता है। उसे जल्दी ढूंढना होगा वरना वो खतरे में होगी। फिर वो बैग उठाता है और एग्जिट की तरफ बढ़ता है। गेट से आहट होती है और वो छुप जाता है। गेट से हॉट निकलती है और उसके पीछे 2 आदमी हैं जो उसे धमकी दे रहे हैं। बंदूक तेने होने के बावजूद वो फ्लर्ट करते हुए कहती है कि कपड़े उतारने दो क्योंकि गर्मी बहुत है। वो पसीने में भीगी है। वो चीखती है कि ये जगह कबाड़ खाना क्यों लग रही है और कहती है मेरा कमरा वापस ठीक करो। पर वो आदमी उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। हॉट मुड़ती है और सोचती है कि ये नए भर्ती हुए हैं। वो सीटी बजाती है, कुछ निकलता है और आदमी सोचते हैं ये आवाज कैसी है। अचानक 2 रोबोटिक टेंटिकल्स उन्हें गर्दन से पकड़कर उठा लेते हैं। एक और टेंटिकल पर हॉट खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि ये मुसीबत इन बुरे लोगों की वजह से है और इसी वजह से उसका कमरा तबाह लग रहा है। वो अपने रोबोट से सफाई करने का फैसला करती है। रोबोट्स बाकी लोगों को काट देते हैं।
इस दौरान एक स्पाइडर की नजर कोने में छुपे हमारे हीरो पर पड़ती है और उसे टारगेट कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि हमला हो, वो नेज़े को अपने चेहरे के पास रोक लेता है। जैसे ही वो रोकता है, हॉट हमला करने उसकी तरफ भागती है, लेकिन के छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है। वो मुस्कुराती है और उसे देखती है। वो कहती है कि उसी ने उसका माहौल खराब किया है। हमारा लड़का हॉट की ताकत देखकर हैरान है, जो उसने औरत से एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो हंसती है और कहती है कि ये तो शुरुआत है, और अचानक ढेर सारे नेज़े हमारे हीरो पर हमला करते हैं। किसी तरह वो कटने से पहले बच निकलता है। हॉट समझती है कि के का काम तमाम, लेकिन अचानक वो फिर उसके सामने आ जाता है। उसने सारे स्पाइडर्स को मार दिया था। धूल से निकलते हुए मुस्कुराकर वो कहता है कि उसे सुपरमार्केट का सामान ना लेना गलत था, मगर अब बात हाथ से निकल रही है। वो पहचान जाती है कि ये के है और घबरा जाती है। अचानक वो उसके पीछे कूदता है और गर्दन पर ब्लेड रख देता है। वो पसीने में आती है और कहती है कि हाथ हल्का रखो। वो उसे छोड़ देता है। हीरो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि किसी हैकर का बेस इतनी बुरी तरह तबाह होना अजीब है। वो चिढ़ती है कि ये जा क्यों नहीं रहा। कुछ देर बाद हॉट अपने रोबोट्स ठीक करती है। सोचती है किसने इनका बुरा हाल किया। इधर के अपनी दुम पर आराम कर रहा है। उसे एहसास होता है कि लेवल बढ़ने से उसकी दुम मजीद स्किल्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, पर एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती है। फिलहाल वो इस राज को छुपाने का फैसला करता है। आखिर में हॉट पसीना पूंछती है और गेट खोलकर लैब में जाती है। जल्दी से वो कंप्यूटर पर जाती है, ये कहते हुए कि वो दिखाएगी कि किसने ये जगह बर्बाद की। वो फुटेज चलाती है जहां लायन एग्जिट पर है। एना नाम की औरत आती है और बात करती है, पर लायन कहता है वक्त नहीं है। वो फ्लर्ट करती है और हथियार निकालती है। लायन भी गन निकालकर उसके सर पर तान लेता है, लेकिन तेज होने की वजह से वो हमला करती है और उसकी गन काट देती है। वो शॉक हो जाता है। इससे पहले कि वो होश संभालता, लड़की अपना हथियार उसकी कलाई में घोंप देती है, ये साबित करते हुए कि वो कितनी ताकतवर है। खून का फुव्वारा निकलता है। अन्ना पीछे हटती है और बड़े सुकून से कहती है कि ये छोटा सा जख्म बगैर स्पेशल ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होगा, तो अब वो खून बहते रहने से मरता रहेगा जब तक दम न टूट जाए। वो चीखता है कि तुम क्या सोचकर मिलिट्री बेस पर सोल्जर पर हमला कर रही हो। वो उसे ठंडा रहने का मशवरा देती है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट बेचने आई है, जो कि एक दवा है। फिर वो करीब आकर ग्लासेस उतारकर उसकी आंखों में देखती है और उसे हिप्नोसिस में डाल देती है। अचानक उसे एक खौफनाक मंजर देखता है, जहां उसकी पीठ से एलियन जैसे टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जबकि बाकी सोल्जर्स उसे घूर रहे हैं। आखिरकार उसे गोली लगती है और लाई होश में आता है। पसीने में भीगा हुआ वो घुटनों पर गिर जाता है, समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। डरते हुए वो पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसे तोहफा मिलेगा। वो ख्याल में देखता है कि वो घोड़े पर सवार है और हाथ में दवा की शीशी है। जोश में आकर वो खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। फुटेज खत्म होते ही के परेशान हो जाता है। वो बेसब्र होकर हॉट से अना का चेहरा जूम करवाता है। वो पहचान लेता है कि अना ऑर्गेनाइजेशन की ऊपरी मेंबर है। एक टेंट लगाया जाता है और बार्टन टंस करता है कि अगर ली के मास्टर को इन एक्सपेरिमेंट्स का पता चला तो बुरा फंसेगा। ली मुस्कुराता है कि अगर प्लान सही रहा तो किसी को खबर नहीं होगी। अचानक टेंट के नीचे पिंजरा खुलता है, जिसमें इधर हॉट सोचती है कि ये औरत कौन है, क्योंकि वो पहली बार उसे देख रही है। फिर भी वो हैरान है कि ली मिलिट्री का हिस्सा था। चुपके से वो एक छोटा स्पाइडर बॉट छोड़ती है। एना ली से मनवाती है कि दुनिया कितनी नाइंसाफ है और वो बदला लेने में उसकी मदद करेगी। ली अपना थूक साफ करता है, ये कहते हुए कि वो इंतजार करेगा। एक अजीब लाल मखलूक है। सोल्जर्स गरीब जाने से डरते हैं, मगर इससे पहले कि वो संभलते, क्रीचर उन पर टूट पड़ता है। वो बार्टन के चेहरे पर भी कूद जाता है और वो चिल्लाकर ली से वजाहत मांगता है। ली खड़ा देखता रहता है कि बार्टन कोई खास टाइप नहीं है। वो वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि वो क्रिम्सन डस्ट से नहाकर रेयर अडाप्टर बनेगा। जाते हुए ली कहता है कि वो दोनों ऑर्फनेज में भाइयों की तरह पले बढ़े, फिर भी उसने बिना किसी अफसोस के उसे मार दिया। बार्टन को कुछ समझ नहीं आता। निशान व्हील ऑफ फेट का नंबर 10 है। लाए तबाही मचाता रहता है। म्यूटेटेड सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं, मगर वो उन्हें वहीं मार देता है। साइंटिस्ट घबराकर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लाए उन्हें भी एक अजीब चिपचिपे माध्यम में फंसा देता है। बार्टन चीखता है कि सीनियर, ये गंदगी फैलाना बंद करो, क्योंकि उन्हें नुकसान का अंदाजा नहीं। लेकिन वो रुक नहीं पाता और मुस्कुराता है कि ये तो बस शुरुआत है, मॉन्स्टर बनते हुए। बार्टन के दिमाग में बस बाहर के लोगों को बचाने का ख्याल है। वो नहीं चाहता कि ये गंदगी या मॉन्स्टर बाहर निकले, इसलिए वो फैसिलिटी में सब कुछ ज़िबाह कर देता है। यही उसका आखिरी मकसद था, मॉन्स्टर बनकर सोचने की सलाहियत खोने से पहले।
अचानक एक आदमी एग्जिट से अंदर आता है और लाशें देखकर घबरा जाता है। वो बार्टन को देखता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो मदद के लिए भागने लगता है। बार्टन यूज पीठ में छुरा घोंप देता है। वो आदमी खून थूकता है और मर जाता है। कैमरा टूटा होने की वजह से फुटेज धुंधली है, जिससे हॉट परेशान होती है। इधर हमारा हीरो समझ जाता है कि हॉट को उस औरत या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वो लाल धूल फेंकने वाला मॉन्स्टर है जिसने उसे पिछली जिंदगी में मारा था। उसे एहसास होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो है तो शायद दुनिया की तबाही के पीछे उन्हीं का हाथ था। ये सोचकर उसे एहसास होता है कि वुल्फ स्क्वाड के पास ऑर्गेनाइजेशन गिराने की वजह है। अचानक उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। उसे याद आता है उसने खाया नहीं। छोटा जिस्म होने की वजह से वो ज्यादा खा भी नहीं सकता। फिर वो हॉट की तरफ मुड़ता है कि काम हुआ कि नहीं। वो घबरा कर मुस्कुराती है कि कैमरास खराब होना उसकी गलती नहीं। क्या जानता है वो अब बेकार है, इसलिए हथियार उसके गले पर रख देता है। अचानक एक आदमी रोकता है और हॉट भागकर उस ग्रैंडपा कहती है। अब कंफ्यूज हैं कि क्या हॉट सच में उसकी पोती है। जब तीनों आमने सामने आते हैं तो पता चलता है वो यांग है और लायन ने उसकी पोती को कैद करके अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हमारा बंदा सोचता है शायद उनका दुश्मन सेम है, पर हॉट पहले गरम खाना खाना चाहती है और ग्रैंडपा मान जाते हैं। लड़के को दूध का पैकेट मिलता है और हॉट हंसती है कि इतनी अकड़ दिखाकर सिर्फ दूध पी रहा है। अब सोचता है कि क्या उन्हें बताना चाहिए। फिर आहें भरते हुए ये सब होने के बाद वो वापस बच्चा बन जाता है। हॉट मुंह से ड्रिंक थूक देती है और हैरान होती है। हॉट को समझ आता है वो सिर्फ एक बच्चा है। वो उसे छूने लगती है तो के रोक देता है। हॉट डर कर दादाजी के पीछे छुपती है कि लायन और ये बच्चा दोनों बुली हैं। लड़का समझता है कि वो लोग उसे कमतर समझेंगे क्योंकि वो सिर्फ 1 साल का है SSS क्लास एबिलिटीज के साथ, मगर वो अपनी रीइंकार्नेशन का राज छुपा कर रखने का फैसला करता है ताकि बाद में अपना पत्ता खेल सके। फिर हीरो सोचता है अगला कदम क्या हो। यांग बताता है कि बेस में दूसरे यूनिट्स भी हैं और स्नो वुल्फ स्क्वाड उनमें सबसे ताकतवर है, लेकिन उनकी ऑफिसर्स को ली मार चुका है। यांग परेशान है क्योंकि बच्चे हर जगह फैले हुए हैं और सीधा हमला मुश्किल होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी बच्चों को बचाना है। वो सोचता है काश कोई कोलैबोरेटर होता। यांग उठता है और कहता है अगर स्नो स्क्वाड को शक हुआ तो मसला हो जाएगा। वो हॉट से पूछता है कि क्या वो अपने रोबोट से डमी फुटेज चला सकती है। वो फखर से हाँ करती है मगर प्राइस मांगती है। बाहर से ऑपरेट करने के लिए 100 मिलियन येन। ग्रैंडपा उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और एट्रम से पूछते हैं कि क्या वो अकेले बच्चों को बचा सकता है। एट्रम हाँ करता है कि वो टेस्ट सब्जेक्ट्स को आजाद कराएगा और छुपाएगा, और वो यकीन दिलाता है कि गड़बड़ नहीं होगी। यांग अपनी पोती के साथ चला जाता है जबकि एट्रम जानता है कि जल्द ही वो लायन को मौत का मजा चखाएगा। वो खौफनाक छिपकली बच्चों का पीछा कर रही है, मगर हमारा बच्चा हीरो वहां पहुंच जाता है। अचानक वो एक और लड़के को लिजर्ड होकते हुए देखकर हैरान होता है। वो सोचता है कि इसे पहले ले जाए। जो रो रहे हैं उन्हें नहीं, बल्कि जो कम नोटिस हो रहे हैं उन्हें पहले बचाने का फैसला करता है। लेकिन एक लिजर्ड बच्चे को पकड़ लेती है। पीछे कमरों में बच्चों का गिरना और रोबोट्स की अजीब हरकत नोट की जाती है। उधर जिस कमरे में वो बड़ा मॉन्स्टर कैद है, वहां पिंक बालों वाला आदमी उसे टॉर्चर कर रहा है। लायन वहां आता है और शोर कम करने को कहता है, जिस पर वो शख्स उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लायन का लहजा पसंद नहीं आया। उसका नाम हाईऑन है। अचानक वही औरत पीछे आती है और वो उसे गले लगाता है ओनी चान कहते हुए। वो पूछता है कि क्रिम्सन की ब्लेसिंग के बावजूद इतना दर्द क्यों है। औरत दूसरी तरफ लाई से पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं और सब रिपोर्ट करने में इतनी देर क्यों लग रही है। लगता है ये लोग ऐसे म्यूटेंट्स बनाना चाहते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सके, और ये पिंक बालों वाला आदमी भी शायद इसी प्लान का हिस्सा है।